अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान, वेलकम पाकिस्तान। और आज आखिरी सुबह है 2025 की, जिसमें हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। और ये 2025 का हमारा आखिरी शो है। इसके बाद हम आपको 2025 में कम से कम सुबह की सोच करते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरे साथ एक गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हसनैन ने कहा कि आज 2025 का सुबह की सोच आखिरी है और आज आप हमें आखिरी बार देख रहे हैं 2025 में सुबह के टाइम। और जाहिर है आज न्यू ईयर नाइट भी है, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, बहुत सारे प्लान्स भी होंगे आप लोगों के कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो हमने आपको बतानी है, आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने हवाई फायरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जब आप फ़ज़ा में ऊपर की तरफ गोली चलाते हैं तो गोली वापस ज़मीन पर आती है। और बहुत सारे लोग आपको पता है कि घरों की छतों पर देख रहे होते हैं कि किस तरह का फायर वर्क हो रहा है या फिर लोग किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, तो किसी को भी लग सकती है। फिर आतिशबाजी बच्चों की पहुँच से आपने दूर रखनी है और उन्हें अकेले पटाखे जलाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देनी। लेकिन अगर फिर भी आप जलाते हैं तो फिर जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं आप वहाँ चले जाएं, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पटाखे अपने खुली जगह पर जाकर जलाएं या फिर घरों, गाड़ियों और बिजली की तारों से आपने दूर रखने हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता आया है और फिर हम यहीं बैठकर डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आपको बताना भी ज़रूरी है। फिर आपको पता है ये जो आग बुझाने वाली पानी या फिर जो फायर जो एक्सटेंशंस होती हैं या फिर जितने भी सप्रेसर्स होते हैं वो आपके करीब होने चाहिए। उससे आप इस तरह से कर सकते हैं कि आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सकता है। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में आपने फ़ौरन मुतल्लिका इदारों को इत्तला देनी है। जो भी इमरजेंसी नंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को आपने अपने साथ रखना है, उनको बताना है कि आप इस वक्त कहां पर हैं। हर इंसान को आपने इंफॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्म रखना है अपने बारे में। बिल्कुल ऐसी है। और गज़ल ने आपको तमाम तर चीज़ों के हवाले से आगाह किया, चाहे वो आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, फायर एक्सटेंशंस के हवाले से बात की या फिर और भी जितने भी एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन एक बात गज़ल बोल गई, वो बात हम लोगों को ज़्यादा मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमें ख्वार होना पड़ता है। अगर किसी खातून ने भी गाड़ी रखी है ना तो मैकेनिक के पास उस मर्द को जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। सो आपने अपनी गाड़ियों का भी ख्याल रखना है और गाड़ियों को या तो अपने कार पोर्च पे खड़ा करना है या किसी शेल्टर के नीचे खड़ा करना है। जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं उनको इसी तरह से आपने उनका ख्याल मतलब खुद रखना है। अगर किसी गोली का कोई खोल शोल आपकी गाड़ी में आके गिरा तो बड़ी स्पीड पे होता है तो उसको सुराख भी कर सकता है। सो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है और आगे भी जाके इसके ऊपर हम बात करेंगे। ख़वातीन ज़ात, ये तो एहतियात थी, लेकिन साले 9 पर बहुत सारी ऐसी खुशखबरी हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। और पेट्रोल कितना सस्ता होगा, इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने नए साल पर आवाम को तोहफा देने के लिए ठान लिया और उन्होंने तैयारी कर ली। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। इब्तदाई वर्किंग पेपर्स के मुताबिक 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर तक कमी हो सकती है। और ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। इसी तरह अगर लाइट डीजल की बात की जाए तो उसमें 6 रुपये 62 पैसे, मट्टी के तेल 8 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ओगरा 31 दिसंबर आज वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगा, जो वर्किंग समरी है उनकी। और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। सो डैट विल बी ए बिग रिलीफ। 10 रुपये का जब रिलीफ मिलता है तो यकीनी तौर पर उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। 1-2 रुपये का समझ नहीं आता। अच्छा, और बताते हुए भी खुशी हो रही होती है, आपको बहुत खुशी हो रही होगी बताते हुए। जब आप 1-2 रुपए की बात करते हैं तो उस वक्त इतना मजा नहीं आ रहा होता कि यार पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा। ओवरऑल देखा जाए तो जिन लोगों ने 10 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो उनको 100 रुपए की बचत है। जिन्होंने 20 लीटर डलवाना है उनको 200 रुपए की बचत है। जिन्होंने 30 लीटर डलवाना है उनको 300 रुपए की बचत है। 40 वो मतलब आप जितना उसके मुताबिक होता है। लेकिन इसमें यह है ना कि आपको ये चीज होती है कि चले 1-2 रुपए की जब हम बात करते हैं तो वो हम कहते हैं कि यार बस 1-2 रुपए, तो वो बताते हुए भी थोड़ी सी अजीब सी सूरत हाल हो रही होती है। लेकिन अभी अब 10 रुपए है ना, भले इतना ज़्यादा नहीं है रिलीफ, मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ज़्यादा पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन फिर भी 10 रुपए कम हुआ एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हमने अभी आपको दी है, जो हुकूमत ने हमें दी है। आगे बढ़ते हैं और विफाकी हुकूमत ये अभी हमने दी है खुशखबरी, इम्कानात है, लेकिन हो सकता है खबर कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खबर आ गई है ना तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। अक्सर ये 3-4-5 रुपए कम कर देते हैं 15 दिन तक के लिए, बस 15 दिन तक के लिए। 15 तारीख को फिर आपको कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। विफाकी हुकूमत ने आइंदा 5 साल में मलेशिया को हलाल गोश्त की 52 करोड़ बरामदात का हदफ मुकर्रर कर दिया है। इसमें
वो वाला गोश्त तो नहीं होगा जो लाहौर में नहीं बिकता है? नहीं नहीं, वो वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, इस और वजह से आहिस्ता बोला हूं कि मलेशिया को मेरी हाँ, बात इन्होंने सिर्फ मेरे पहुंचना कान में ये बात बताई है। अच्छा जी, हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने बरामदात में इजाफे के लिए हिलाल गोश्त को तरजीह शोबा करार देते हुए अगले 5 साल में मलेशिया को 1,30,000 मीट्रिक टन गोश्त बरामद करने का मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबा क्या है जी? मंसूबे के तहत मलेशिया को गोश्त बरामद करने के लिए 5,52,000 मवेशी दरकार होंगे, जबकि लाइव स्टॉक सेक्टर में 5 साल के दौरान $14 करोड़ सरमायाकारी की जरूरत होगी, जिससे क्या होगा, $8 करोड़ प्राइवेट सेक्टर और $6 करोड़ हुकूमत फराहम करेगी। और हुकाम का ये भी कहना है, मजीद उन्होंने कहा कि जानवरों की वैक्सीनेशन और जो कोल्ड स्टोरेज होती है उसकी जदीद सहूलियात भी कायम की जाएंगी ताकि मयार और बरामदी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल ऐसे, डेट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। और हम अक्सर जब भी किसी इकोनॉमी से बात करते हैं तो वो हमें यही बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमने देखा है कि अब हलाल गोश्त भी उसमें शामिल हो चुका है। फिर चाइना को हमने कुछ गधे भी फराम करने थे और कुछ गधों की खालें भी फराम करनी थी, ये भी हो चुका है। लेकिन ख़वातीन व ज़ात, गवर्नमेंट से अगर कोई शख्स सुन रहा है तो हमने और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी तो तब जाके ज़र मुबादला ज़्यादा मिकदार में पाकिस्तान में आएगा, और उसके लिए आपको गैस को, बिजली को सस्ता करना होगा, टैक्सेस में रिलीफ देनी होगी। क्योंकि जब गैस, टैक्स और इनमें रिलीफ मिलता है ना, तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर होता है वो भी अट्रैक्ट होता है, वो अट्रैक्ट होकर आपके मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाता है। सो उस तरफ भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, गोश्त को भी आप एक्सपोर्ट कीजिए, गधों की जो खालें हैं उनको भी एक्सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। ख़वातीन व ज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और अच्छी खबर देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के महाज पे एक शख्स हमें जीतते हुए नजर आते हैं, और वो हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने कहा है कि शाहीन चौक अंडरपास आज यानी कि 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास से ट्रैफिक का एक बड़ा दरीना मसला था, बिल्कुल ये था। और जब भी हमें कहीं E11 या आगे पीछे जाना होता था तो यहाँ से हम गुजर के जाते थे तो बड़ा मसला होता था। तो इससे शहरियों की को आमदरफ्त में बेपनाह आसानी होगी और ट्रैफिक जैम से भी उनको निजात मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडरपास का दौरा किया, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया, कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे के अतराफ मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत भी की है ताकि इसकी खूबसूरती भी बढ़ सके और ये एक माहौल दोस्त मंसूबा बन सके। चले, देखा ना, अब जैसे अब कल न्यू ईयर है तो उससे पहले आपको कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिल रही हैं। पहली पेट्रोल वाली हमने बताई, अब ये हमने अंडरपास के हवाले से बात की, और अब शहरियों को हर तरह से रिलीफ मिल रहा है 2026 से पहले। आप लोग देख लें, और इसी तरह से आपने ना अब खुश रहना है, जिस तरह से हम आपको खबरें भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह 2026 में भी इस तरह की खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अब आपको लिए चलते हैं सऊदीया, जहाँ पर बड़े मामलात हो रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि सऊदी क़यादत में कायम अरब इत्तेहाद ने यमन में कायम मुकाला बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें ऐसे हथियारों और जंगी गाड़ियों को निशाना बनाया गया है जो मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले जहाज़ों से उतारी जा रही थी। सऊदी खबर इदारे ने दावा किया है कि यमन में मौजूद ये जो बंदरगाह थी मुकाला को बैरूनी फौजी इमदाद हासिल है, जिसके खिलाफ महदूद फ़ज़ाई कार्रवाई की गई है। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने यह बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजेरा से आने वाले 2 बहरी जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर हफ्ते और इतवार को मुकाला बंदरगाह में दाखिल हुए और उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम गैर फाल कर दिए थे। और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल STC जिसको कहते हैं, उसकी फौजी यानत के लिए बड़ी तादाद में हथियार और जंगी गाड़ियां उतारी। और इत्तेहाद का ये भी स्टांस है कि उन्होंने कहा कि मुकाला बंदरगाह पर हमले से कोई हलाकतें या फिर असल अहदाफ के अलावा कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इत्तेहाद के मुताबिक ये वीडियो जारी की गई है जिसमें दोनों जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के बाद हथियारों की मुंतकिली दिखाई गई है। और कुछ रोज़ पहले सऊदी इत्तेहाद ने यमन के जनूब में वाक़ अलहदगी पसंद गिरोह को मुतनब्बे किया था कि वो मुल्क के मशरकी सूबे हज़रमौत की तरफ पेशकदमी रोक दे। और दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन के मामले पर सऊदी अरब के खिलाफ उनके जो हालिया बयानात थे उसको मायूस कुन करार देते हुए तमाम इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि जहाज़ में असलहा नहीं था, बल्कि जो भी सामान था वो यमन में मुकीम अमाराती फ़ौज के लिए था। वाक़े के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का यमन में मिलिट्री ऑपरेशन बंद और अपने फौजी वापस बुलाने का भी अब ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे, और ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसमें सऊदीया हमें काफ़ी एग्रेसिव नज़र आया और उन्होंने एग्रेशन के साथ अपने बयानात भी दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात को मुतनब्बे भी किया कि आप अपनी हरकतों पे, अपनी अदाओं पे गौर करें। और इसी सिलसिले में जो कल मुलाकात हुई है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गए,
रहीम यार खान, और वहाँ पे जाके उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि यही डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि अब सऊदीया और पाकिस्तान जब से डिफेंस पैक्ट किया हुआ है तो हमने सऊदीया के मफादात हैं उनका भी ख्याल रखना है, और वहीं से मेरा ख्याल है कि मीडिएशन के लिए या फिर कुछ बातें जानने के लिए शहबाज शरीफ साहब को या फिर कोई मैसेज कन्वे करने के लिए भेजा गया होगा, और उस मुलाकात में यकीनी तौर पे ये बातें भी डिस्कस हुई होंगी जो कल शहबाज शरीफ साहब और मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट के दरमियान हुई। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अफ्रीकी मुल्क से एक अनोखी खबर। अफ्रीकी मुल्क है गाना, जिसमें दुनिया के खात्मे की झूठी पेशगोई करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक खुद साख्ता नबी नुमा शख्सियत जिनको इबोहनू कहा जाता है ने दावा किया था कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया एक शदीद तूफ़ान की लपेट में आ जाएगी और वो लोगों को बचाने के लिए दो हैकल लकड़ी की कश्तियों की तामीर कर रहा है। इस शख्स ने दावा किया था कि सिर्फ वही अफराद महफूज रहेंगे जो उसकी बनाई गई किश्तियों में सवार होंगे, और उस दावे पर यकीन करने वाले कई अफराद ने अपनी जायदादें फ़रोख्त कर दी और कश्तियों में जगह हासिल की। हालिया पेशरफ्त में नामालूम अफराद ने इस मंसूबे की अलामत समझी जाने वाली एक कश्ती को नज़र आतिश कर दिया। बादअज़ां तहकीक से मालूम हुआ कि जलने वाली कश्ती दर हकीकत किसी और की मलकियत थी, जिसे महज एक अलामती इकदाम के तौर पर जलाया गया। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें अबू नामी ये शख्स एक नई मर्सिडीज़ गाड़ी में देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत तकरीबन $90,000 है, और इल्ज़ाम यह है कि यह रकम उसके पैरोकारों से जमा की गई, जिस पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया गया। गाना की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एबोनो को झूठी मालूमात फैलाने और अवाम को धोखा देने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया, और हुकाम के मुताबिक इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जारी है। बिल्कुल जी, और ये कैसा इंसान था कि उसने कहा कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और खुद मर्सिडीज में और खुद मर्सिडीज में, और फिर लोगों ने उसके ऊपर एतबार किया, रॉन्ग नंबर, और फिर उसके साथ साथ अपनी जायदादें भी बेच दी। मुझे हंसी इस बात पे इतनी ज्यादा आ रही है कि इकबाल ने एक कहा था ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, थोड़ा सा आप में नम होना चाहिए। हाँ। आप में थोड़ी फनकारी हो, थोड़ा सा आप अगर फनकार हैं तो दुनिया आपके पास चल के आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो फनकार ही था जो कश्तियां भी बना रहा था, फिर लोगों को ग्रैब भी कर लिया, लोगों ने अपनी जायदादें भी बेच दी, कश्तियों में सवार भी हो गए, और किस तरह से वो मर्सिडीज भी उसने खरीद ली, और वो फिर घूमने लग गया, और लोग फिर देखते ही रह गए जिनकी जायदादें सलाखों के पीछे है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जी ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, ख्याल रखा करें, क्योंकि जितना आप खुद जितने आप क्लेवर होंगे या फिर शार्प होंगे उतना आपके लिए बेहतर है। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी नए साल के हवाले से, उसकी आमद के हवाले से, और क्या क्या एहतियाती तदाबीर थी उसके हवाले से। आपको पता है कि अब नए साल के मौके पर साइबर फ्रॉड से भी आपने होशियार रहना है, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि व्हाट्सएप पर मुबारकबाद के जाली लिंक्स और तहाइफ के पैगाम अब भेजे जा रहे हैं। इन लिंक्स पर आपने क्लिक नहीं करना, वरना आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, और अपना व्हाट्सएप को किसी के साथ आपने शेयर भी नहीं करना। आपका जो कोड आता है आपको पता है, वरना मोबाइल हैक होने और ज़ाती डेटा चोरी होने के जो ख़तरात हैं वो बढ़ सकते हैं। और इस हवाले से हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है ना आपके फ़ोन में, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो प्राइवेसी में रहती हैं। जब अपना कोड आप शेयर कर लेते हैं तो आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपकी व्हाट्सएप हैक हो सकती है। मेरे अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ अभी रिसेंट ही इस तरह के वाकयात हुए हैं। और ये जो स्टोरी आपने शेयर की दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप किसी से शायद उस तरह से इंटेंशनली कोड शेयर नहीं करते हैं, आप करते ये हैं कि आपको व्हाट्सएप पे इस तरह के बहुत सारे लिंक्स आपने देखे होंगे जहाँ पे आपको आते हैं कि ये अगर आप अगले 10 शख्स किसी भी 10 पर्सन को आप शेयर करेंगे तो होगा ये कि आपको किसी एयरलाइन का टिकट फ्री में मिल जाएगा, किसी बड़ी कंपनी ने आपको 10 लाख रुपया दे देना है, या 20 लाख की कुरंदाजी में आप शामिल हो जाएंगे। होता ये है कि जब आप उसको आगे शेयर करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके अपना डाटा उसमें डालने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली वो एक स्पैम होता है, और उसमें होता ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो और जितना भी आपका डाटा है वो उन हैकर्स के पास चला जाता है, और वो हैकर्स आपकी मालूमात को एक्सेस भी कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके जितने भी डिजिटल बैंक अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, और आपको इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सो आपने इस हवाले से केयर करनी है। इसमें एक और चीज़ आपको ये भी ऐड कर दूं कि अक्सर हमारे पेरेंट्स को जो थोड़े से एजेड हो जाते हैं या उनको नहीं समझ आती, अक्सर वो इस तरह की चीज़ें देख के ना फैसिनेट हो रहे होते हैं कि बस ठीक है 10 लोगों को शेयर कर दिया, इस लिंक पर क्लिक कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या अक्सर बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है तो वो भी क्लिक कर लेते हैं। तो इस हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि जिस तरह
हसनैन ने पहले कहा ना कि हम बाकायदा अपना कोड बता नहीं रहे होते कि ये 1 2 3 4 5 ये हमारा कोड है, बल्कि ये अनइंटेंशनली हो जाता है। और जब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, और आपके पेरेंट्स अब फ़ोन यूज़ करते हैं, यकीनी तौर पर सब लोग करते होंगे, इस हवाले से आपने अपने घरों में अपने पेरेंट्स को इस हवाले से हिदायत भी देनी है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन हज़रात। और हाँ, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ये इसकी हमारी आखिरी सोशल स्टोरीज थी 2025 की। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा कि अब से 2 रोज़ पहले हमने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने ईमानदारी की एक आला मिसाल आपके सामने रखी थी। और ईमानदारी की आला मिसाल कायम करने वाले वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की जानिब से अब रेलवे पुलिस कांस्टेबल राव शरीफ के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया और वफाकी वज़ीर इनामी रकम अपनी जेब से देंगे। इसके अलावा IG रेलवे पुलिस राय ताहिर ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम करने पर रेलवे पुलिस के कांस्टेबल राव शरीफ के लिए आप ये कहें कि कमेंडेशन सर्टिफिकेट 1 और 50,000 रुपए नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेलवे पुलिस एहलकार को हिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि राव शरीफ जैसे ईमानदार और फर्शनास लोग रेलवे का असल चेहरा हैं। ईमानदारी और फर्शनासी रियासती इदारों की असल ताकत होती है और आज हमारे साथ राव शरीफ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है। राव मोहम्मद शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जोश में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर बड़ा एक अच्छा काम किया आपने, आपको इस पे हम मुबारकबाद भी देंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। ये बताइएगा कि ये पैसे आपको कैसे मिले और आपने कैसे वापस जाके राब्ता किया जिस शख्स के ये पैसे थे, और किस तरह से ये सारा मामला हुआ? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। असल में मैं अपनी ड्यूटी पे मामूर था। ड्यूटी मेरी कराची से टंडो आदम तक पाकिस्तान एक्सप्रेस पे थी। जो रोजमर्रा की ड्यूटी थी, एक पैसेंजर जो हैदराबाद स्टेशन पे उतरा और बाहर चला गया कोई चीज लेने किसी चीज के लिए। जब ट्रेन हैदराबाद से रवाना हुई तो लाजिम ड्यूटी है मेरी, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं ट्रेन में गश्त कर रहा था। तो मुझे एक पैसेंजर ने बताया कि भाई ये कोई बैग है, इसका कोई मालिक नहीं है। मैंने 1 2 4 बंदों से मालूम किया कि ये बैग किसका है, तो हर एक बंदे ने इनकार किया, जिसके बिना पे मैंने 1 2 कोच में भी मालूम किया कि ये बैग किसका है, तो हर एक ने इनकार किया। उसके बिना पे तकरीबन इस टाइम में 15 से 20 मिनट लगे। उसके बाद मुझे एक कांस्टेबल की हैदराबाद से कॉल आई कि एक पैसेंजर यहाँ रह गया है, जिसका सामान फला सीट पे फला उस पे है, वो अगर आपको मिला हो तो हमें बताओ। मैंने उसको कहा ठीक, एक बैग मिला जरूर है, मैं उसको चेक कर लूँ आया वो सामान उसका ही है या किसी और का है। जब मैंने चेक किया तो वो सामान उसी का था, लेकिन वो बंदा कराक्रम एक्सप्रेस में जो कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, वो उसमें सवार हो गया। और कराक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप हैदराबाद टू रोडी है। इस बिना पे जब मेरा उस पैसेंजर से डायरेक्ट राब्ता ना हो सका और तकरीबन मैंने फौरन जब बैग की तलाशी ली तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। जैसे पैसे मैंने नजर आए तो मैंने बैग की जिप बंद की और अपने SHO को ऑनलाइन राब्ता किया। ऑनलाइन राब्ता करने पर मैंने साहब को बताया कि जनाब आला इसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, अब मैं क्या करूं, टंडो आदम पहुंचने वाला हूं। तो SHO साहब ने कहा कि वो पैसेंजर तो कराक्रम में सवार हो चुका है, अच्छा। बड़ा मेहरबानी आप इसको रोड़ी तक लेके जाएं और पैसेंजर को बाय हैंड लेके आए। इसके बिना पे मैंने अपने कंट्रोल से SHO साहब से इजाजत ली और उन्होंने मुझे रोड़ी तक जाने की इजाजत दी। जब मैं रोड़ी स्टेशन पहुंचा तो वो मुझसे पहले, क्योंकि कराक्रम एक्सप्रेस डायरेक्ट थी, वो मुझसे पहले वहाँ रोड़ी स्टेशन पे पहुंच चुका था। वो मुझसे मुखातिब हुआ कि भाईजान मेरा बैग है, मेरा ये नाम है, ये सीट थी, वो थी। उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैंने अपने सब इंस्पेक्टर जो कि रोडी स्टेशन पे ड्यूटी ऑफिसर था अमानुल्लाह के सामने उसको बाय हैंड गिनवा के वो पैसे तो दिए। ये जो मेरी ड्यूटी थी तो मैंने अपनी सर अंजाम दी। इसके अलावा
जी। अच्छा जबरदस्त, राव साहब, जबरदस्त। बहुत बहुत ज़बरदस्त। और आपको पता है कि आपने एक मिसाल सेट कर दी है तमाम उन लोगों के लिए जो सोचते भी हैं। अच्छा, हम ना हमेशा से एक बात कर रहे होते हैं कि पैसों की, डॉलर्स की एक कशिश होती है, ज़ाहिर है, और हर इंसान है, इंसान का ईमान भी है, इंसान फिसल फिसल भी जाता है। जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जब आपको ट्रेन में पैसों से भरा बैग मिला तो सबसे पहला क्या ख्याल आया आपके माइंड में? कोई ख्याल नहीं आया, ये एक अमानत थी और वो मेरे नहीं थे, वो किसी पैसेंजर के थे जो उसका मालिक था। कोई ऐसा ख्याल नहीं आया जिससे मैं एक लम्हे के लिए भी ऐसा ख्याल नहीं आया जो मैं ये बोल दूं कि भाई ये मैं रख लूं या ये ऐसे, नहीं, कुछ भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे हिम्मत और हौसला अफजाई दी, और मैं उस बंदे का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे, और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने आला ऑफिसरान का जिन्होंने मुझे आगाही दी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो कराची के ट्रेडर थे मोहसिन साहब, इनको जब इनका बैग मिला तो उनके भी तो कुछ तासुरात हुए होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम थी और एक लम्हे जब ये कोई भी शख्स ये रकम खो बैठता है तो वो जी, ये जी, सोचता है कि बिल- वापस नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल, वो इतना खुश था कि उसने गिनने तक का भी गुजारा नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मैं पुलिस मुलाजिम था और मैंने कहा भाई आप गिने, क्योंकि मुझे मेरा महकमा सवाल करेगा मुझसे। तो उन्होंने फिर मेरे कहने पे ये पैसे गिने और मेरा इतना शुक्रिया अदा किया, मेरे बच्चों के लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ की, जिसकी मैं आपको वो वक्त की बयान नहीं कर पा रहा कि वो कितना खुश था। अल्लाह का शुक्र है मैंने ये काम किया, मैं भी बहुत खुश हूँ और वो भी मुझे दुआ दे के गया। अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि अब वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की जानिब से भी आपको इनामी रकम मिलेगी, कैसे आपके तासुरात हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक छोटे से मुलाजिम को रेलवे मिनिस्टर इनाम से और आईजी साहब इनाम से नवाज रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ, शायद ये मेरी जिंदगी में ये दिन दोबारा ना भी आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ऐसे दिन मेरी जिंदगी में बार बार आए, क्योंकि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा कि मैं कितना खुश हूँ। दैट्स वेरी ग्रेट। और ये बताइएगा कि एक इनाम आपको हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से मिला, दूसरा आईजी साहब की जानिब से 50,000 रुपये का इनाम मिला, फिर कमेंडेशन सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? जी, एक छोटे से मुलाजिम कांस्टेबल के लिए ये इतना बड़ा है कि जैसे कि मैं आपको क्या मिसाल दूं कि अच्छा, उसकी 25 साल की जो मेहनत है ना, उसका रंग ये लेके आई। जबरदस्त। और ये अच्छा, इनाम ये एक छोटे इनाम अब आपको मुलाजिम के मिल लिए गया तो है मैं सर? यही कह सकता हूँ। यार शरीफ की तरह। ये इनाम अभी आपको मिल चुका है या अभी अभी मिलेगा? नहीं जी, अभी वो मुझे बुलाएंगे अच्छा, देखने की तरफ। पूरी तकरीब होगी। हाँ जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। आप इसी तरह से अपना काम जारी रखिए। और राव साहब हमारे साथ मौजूद थे, राव मोहम्मद शरीफ साहब, जिनकी जो ईमानदारी है उनकी दास्तान आपने ज़ुबान ज़द-ए-आम भी सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी, डिफरेंट टेलीविज़न शोज़ में भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी, और आज वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सुबह की सोच को वक्त दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोग कामयाब भी होते हैं, कामयाबी के यही रास्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि अब सर्दियां हैं और सर्दियां भी मज़ेदार हैं, शुरू भी हो रही हैं, बारिशें थोड़ी थोड़ी होती हैं, नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि जब सर्दियां होती हैं ना तो हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ कितना ज़्यादा रुख करते हैं, कितना ज़्यादा खाते हैं। चलो और कुछ नहीं तो हम मूंगफली तो ज़रूर ही खा रहे होते हैं। सर्दियों की यह हल्की धुंध, हाथों में जलती भट्टी की तपिश हो और फिर फ़ज़ा में फैली मूंगफली की खुशबू हो तो आय हाय क्या ही मज़े होते हैं। ये मंजर किसी बड़े शहर का नहीं है बल्कि खित्ता पुठार बिलखुसूस ज़िला चकवाल का है, जहाँ मूंगफली को सर्दियों का मेवा कहा जाता है। जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है, चकवाल की गलियां हों, बाजार हों और देहात हों, मूंगफली की भट्टियां लग जाती हैं जो ना सिर्फ सर्द हाथों को गर्म करती हैं बल्कि पुठार की सदियों पुरानी रिवायत को भी जिंदा रखती हैं। बिल्कुल ऐसी। और मूंगफली सिर्फ चकवाल की, अभी तो हम चकवाल आपको लिए चलेंगे, लेकिन चकवाल की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जब सर्दी होती है ना तो आप एक जमगट्टे में बैठ जाते हैं। तकरीबन 4 लोगों का ग्रुप है तो वो भी एक गोल दायरे में बैठ जाते हैं। 10 लोगों का ग्रुप है तो वो भी, ये जिस तरह आप
आपको आम हालात में चाय जोड़ के रखती है बिल्कुल। कि लेट सपोज मैंने गजल के साथ बैठना है या गजल ने किसी अपनी दोस्त के साथ बैठना है, तो आप उसको क्या कहेंगे, आओ यार चाय के चाय कप की पे तरफ चलते चलते हैं ना, चाय एक चाय पीते का हैं, कप जाके पीते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में लोग कहते हैं अच्छा ठीक है खाना भी हो गया, चाय भी होगी, सब कुछ हो गया, यार बैठने के लिए ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। हाथों को भी एक किस्म के गर्म ही रखती है, गर्म हाथ रखती आपके है। एक्टिव रहते हैं, और टक टक बंद मजे की बात टक मतलब टक होती छोड़ता भी रहती नहीं है। है, हाँ, एक खा ली exactly। चलो फिर एक खा ली, दूसरी तीसरी। खा ली, तीसरी खा ली, और अल्टीमेटली जब आप थोड़े से बड़ी एज के हो ना, तो आपको थोड़ा सा सर पे जब चढ़ जाती है ना मूंगफली, जब आपको गैस होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आप कहते हैं यार कि अब हमें छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी अब हम चाहिए। मूंगफली नहीं खाएंगे। सो ये मूंगफली हमें जोड़ती है, और इस मूंगफली को कहाँ पे बनाया जाता है, चकवाल में बनाया जाता है, जिस तरह गजल ने आपको बताया। और चकवाल की ये सौगात भी है, और चकवाल को जाना जाता है मूंगफली की वजह से, और यही हमें बता रहे हैं साजिद बलोच। की मेहमान नवाजी और मुनफरिद सकाफत के बायस पहचाना जाता है, और इन्हीं रवायात में से मूंगफली को एक खास मुकाम हासिल है। चकवाल हो या उसके नवाही इलाके, सर्दियों की शामें मूंगफली के बगैर अधूरी समझी जाती। बाजारों में भट्टियों पर तैयार होती मूंगफली, ये मेवा सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि एक जज्बा है जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भेजा जाता है, सिर कर दिया है, जिसके बायस जो मूंगफली कभी सस्ती और हर खासोआम की दस्तरस में थी, आज वो आम शहरियों के लिए खरीदना मुश्किल होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद चकवाल की सड़कों पर लगी मूंगफली की भट्टियां इस बात की गवाह हैं कि सर्दियों में पोठोहारी सौगात आज भी जिंदा है, और लोग इसे रवायत समझकर अपनाए हुए। साजिद बलोच साहब की जो रिपोर्ट थी वो बड़ी दीदनी थी, उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मुझे लगता है कि शाहरुख खान की किसी मशहूर मूवी से लिया गया था, और तुम्हें देखा तो ये जाना सनम उस तरह का था। ये भी माहौल बनाया गया। फिर साजिद साहब ने कहा कि ये हम तोहफा देते हैं, तो साजिद साहब आप हमाद साहब को पैकेज तो भेज सकते हैं, उनको तोहफा आपने नहीं भेजा, तो आपकी हमाद साहब से दोस्ती बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको तोहफा भेज देते तो हम समझते हैं कि ये आपकी दोस्ती और पक्की यारी है, पक्की यारी जेब पे बारी हो जाती है आपकी। और लास्टली उन्होंने एक बड़ी सच्ची बात की है जो मुझे परसों ही अब्बू ने बताई है, क्योंकि अब्बू ने ही मूंगफली लानी होती है। उन्होंने कहा यार मूंगफली बहुत महंगी हो चुकी है, और अब ये आम आदमी की दस्तरस में नहीं है। जितने भी खुश्क मेवा जाते हैं ऑलरेडी आप देखिए, बादाम कितना ज्यादा महंगा है, अखरोट कितना ज्यादा महंगा है, चिलगोजे का तो आप नाम नहीं ले सकते। लेकिन अब मूंगफली भी अगर आपको 500 रुपए की आधा किलो मिलेगी तो ये बहुत सारे सवालात खड़े करेगी। सो आम आदमी की दस्तरस से मूंगफली भी दूर भागी चली जा रही है। और मैं आपको गजल बताऊं, किसी जमाने में, क्योंकि आप थोड़ी छोटी हैं, जेंजीज हैं, हम उस जमाने से गुजरे हैं कि 5 रुपए भी हम दुकानदार को देते तो यकीन मानिए कि एक जेब भी भरी जाती थी, दूसरी जेब भी भरी जाती थी, और अगले आधा पौना घंटा आपका मूंगफली खाते हुए गुजर जाता था। तो अब अगर आप 5 रुपए दुकानदार को देंगे तो वो आपको चपेट भी मारेगा और 5 रुपए आपके मुंह पे भी मारेगा। अब तो 5 रुपए को कोई 1 रुपया 5 रुपए ये तो नजर ही नहीं आते, और पहले तो 2 रुपए 3 रुपए की बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। खैर ये बहुत ही जबरदस्त पैकेज था, मूंगफली खाया करें, अच्छी बात है, जोड़ती है आपको। हाँ बिल्कुल, आपको जोड़ के रखती है। और अब आगे बढ़ते हैं। मूंगफली सियासत खेलें। हाँ, अब थोड़ी सी सियासत खेल लेते हैं, क्योंकि जाहिर है अब 2025 जाने वाला है, आज आखिरी दिन है, हमारे शो में भी कुछ कम वक्त ही रह गया है, तो हम थोड़ी सी सियासत को भी टच कर लेते हैं कि क्या कुछ 2025 में हो चुका है, अब आगे क्या कुछ होगा। क्योंकि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में अब PTI ने उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल भी रोक दिया है। पार्टी की जानिब से जारी की गई इत्तलात के मुताबिक क़यादत ने मौजूदा हालात और अंदरूनी मुशावरत के बाद ये कदम उठाया है। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली खान ये कह रहे हैं कि वो हर मंगल मुलाकात के लिए आते हैं मगर इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ, 2025 गुजर गया है, अब तो हालात बदलने चाहिए। अब क्या आने वाले दिनों में सियासी हालात में कोई बेहतरी मुमकिन है या फिर नहीं? और सबसे अहम ये सवाल है कि PTI नए साल में आने अपने जो बानी चेयरमैन है यानी कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है, क्या लाहेअमल होगा? इन तमाम तर अहम सवालात पर आज हम बात करेंगे। आपने आखिरी जो जुमला बोला, मुझे इस पे भी अपना इनपुट देना पड़ेगा। कल मैं सुन रहा था बैरिस्टर गौहर साहब को, तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि 2026 में भी हमारे लिए तारीखी है और हमारे जो लीडरान हैं उनको इसी तरह से जेल काटनी पड़ेगी और मुसीबतें और जितने भी इस वक्त वो कर्ब से गुजर रहे हैं वो गुजरना पड़ेगा। एक और जुमला भी उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हमारी जो मुलाकात नहीं हो रही ना या कुछ भी मामलात हैं, तो इसमें हमारी अपनी पार्टी के कुछ लोगों का भी हाथ है। बिल्कुल ऐसी है, पार्टी के कुछ लोगों का भी हाथ है, कुछ औंज भी रावा ओके सन, कुछ गल विच गमदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, तो कुछ PTI वालों मरंदा शौक भी सी। खवातीन वज़ात इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ यासिर रशीद साहब मौजूद है। यासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से पेशकश की जाती है, मुज़ाकरात की बार बार की जाती है, लेकिन PTI से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे, क्या वजह देखते हैं आप?
पेशकश के सवाल को अगर सीधे साधे लफ्ज़ों में समझा जाए तो बात ये नहीं है कि वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि ये नहीं की। बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत में पेशकश और नीयत जो है ये दो अलग चीज़ें समझी जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक मसला ये नहीं कि बातचीत की दावत दी गई, मसला उनको ये है कि ये दावत किस माहौल में दी जा रही है। अगर आप पीछे जाके पिछले 1.5-2 साल का मंजरनामा ज़हन में रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज में सियासी तरीके से कॉर्नर किया गया है, उसके बाद उनका एतमाद बहाल होना ये खुद एक बहुत बड़ा मरहला है। पार्टी के अंदर एक कहानी बार बार सुनाई जाती है कि हमें पहले भी डायलॉग्स का कहा गया, हमें ये बावर करवाया गया कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नतीजा ये नहीं निकला। नतीजा निकला गिरफ्तारियों का दायरा वसी हो गया, कानूनी दबाव बढ़ गया, सियासी गुंजाइश मजीद सुकड़ गई। तो हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो उनका जाविया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी सड़कों पर निकलने, निज़ाम को चैलेंज करने और दबाव बढ़ाने की पोजीशन में आना चाहती है। इसलिए अगर बगैर किसी फ्रेमवर्क के बात की गई तो यह रियासती कमजोरी समझी जाएगी। यही वो टेक्निकल तजाद है जहां मुज़ाकरात की गाड़ी रुकी हुई है। एक फरीक जो है वो एतमाद मांग रहा है, दूसरा फरीक पहले सरेंडर का तासुर चाहता है। और पाकिस्तान की तारीख में आपको बेशुमार मिसालें ऐसी मिलेंगी कि जब ताकत के असल मराकज़ को यह एहसास ना हो कि पॉलिटिकल डेडलॉक नुकसानदेह हो चुका है, उस वक्त तक जो सियासी पेशकश है ये नतीजा खेज नहीं होती। हम इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उसी मरहले पे पहुंचे हुए हैं। इसीलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि दोनों अतराफ में एतमाद का फुकदान है और एतमाद का फुकदान दोनों अतराफ के नुकसान के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता किसी एक का फ़ायदा हो तो दूसरा उस पर खामोशी इख्तियार कर ले। अच्छा साहब, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ही कुछ मामलात होंगे। जिस तरह मैंने इब्तिदाई में कहा था ना कि शहर के लोग भी जालिम सन थे, कुछ पीटीआई को मरने का शौक था। अच्छा, अब जिस तरह मैंने भी इंट्रो में ये बात की थी कि इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें पीटीआई ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी नामजदगी का अमल भी रोक दिया है। आपको क्या लगता है यासिर साहब, पार्टी के हालात इतने ज़्यादा कशीदा हैं कि अब वो इलेक्शंस में पीटीआई हिस्सा भी नहीं लेना चाह रही? अच्छा, जहां तक आपका सवाल इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात और उससे पीटीआई की किनारा कशी के हवाले से है, तो ये सवाल बज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन का लगता है, मगर असल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई ज़हनी कैफियत का सवाल है। इस्लामाबाद का कोई आम जो शहरी है वो भी ये तासुर नहीं रखता कि ये आम शहर है, वो ये समझता है ये ताकत की अलामत है और वहां पे बल्दियाती इलेक्शन कौमी सियासत का मूड बनाता है। अगर एक जमात वहां उम्मीदवार खड़ा करने से हिचकिचा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लोग नहीं है, उसका मतलब ये है कि जमात खुद ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो मामूल की सियासत पे वापस आए या फिर गैर मामूली हालात को गैर मामूली अंदाज में ही जवाब दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो वाज़े सोचे मौजूद हैं, यानी दो नजरियात हैं। एक नजरिया यह है कि हर इलेक्शन में हिस्सा लेना जरूरी है ताकि पार्टी जिंदा रहे और हम बताते रहे हमारी प्रेजेंस क्या है, कारकुन मुतहर्रिक रहे, सियासी खला पैदा ना हो। लेकिन दूसरी सोच यह है कि जब क़यादत हमारी कैद में है, फैसले हमारे आज़ाद नहीं है, जीत के बाद भी इख्तियारात नहीं मिलेंगे या जीत ही नहीं पाएंगे तो इलेक्शन तो महज रस्मी कार्रवाई बन जाएगा। तो नामजदगी रोकने का फैसला दरअसल उसी जो इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स की कशमकश है उसका नतीजा है। ये एक तरह से पॉलिटिकल ब्रेक है, एक साइलेंस है, ताकि ये देखा जा सके कि आने वाले जो महीने हैं उसमें फजा किस तरफ जाती है। पाकिस्तान की सियासत में ये पहली बार नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसा हो चुका है कि जमातें जो थी वो वक्ती तौर पे जो इंतखाबी अमल था उसका बायकॉट कर देती थी, पीछे हट जाती थी, मगर मुकम्मल तौर पे मैदान नहीं छोड़ती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शायद उसी सियासी रविश के ऊपर चल रही है और उन्हें ये लगता है कि जैसे दूसरी पार्टीज ने उस तरीके से सीखा और उसके नताइज कहीं ना कहीं उनके हक पे रहे, तो शायद ये भी हमारे हक में। यासिर, हमने स्टार्ट में गजल ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि मुज़ाकरात की दावत दी जाती है गवर्नमेंट की जानिब से। पीटीआई में कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई से जान छुड़ा चुके थे। अब वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं और वो बेल्स की बात करते हैं कि उनके रहनुमाओं को रिहा किया जाए पहले मरहले में, उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली उनका मानना ये है कि इमरान खान साहब को भी इसी तरह से वो जेल से छुटकारा दिलवा सकते हैं। लेकिन अब बैरिस्टर गौहर साहब हैं जिनका एक और बात है जो कि वो कह रहे हैं। एक तरफ तो आपने देख लिया कि मुज़ाकरात वो नहीं करना चाह रहे, बैरिस्टर साहब ने भी कह दिया, लेकिन बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हर मंगल को वो अडयाला जेल जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ।
क्या आपको लगता है कि उनकी मुलाकात इमरान खान से अगर करवाई जाए तो जिस तरह से वो प्रेम कर रहे हैं कि हालात वो बदल सकते हैं, क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खान साहब को मना सकते हैं, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ला सकते हैं और हालात को बदल सकते हैं? बैरिस्टर गौहर अली खान वाला जो मामला है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो कहा कि मैं हर बार आता हूँ हालात बदलने के लिए भीख मांगता हूँ, तो क्या हालात बेहतर होंगे, ये उनके भी जहन में सवाल है। अगर ये जुमला आप गौर से सुने ना, तो ये एक शख्स की आपको मायूसी नहीं, ये पूरी जमात की बेबसी का खुलासा लगती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें किसी भी बड़ी जमात का सरबराह अगर कैद में रहा तो उसके नुमाइंदे इसी तरीके से दरवाजे खटखटाते रहे हैं। कभी उन्हें इजाज़त मिलती रही है, कभी नहीं मिलती रही। मगर एक बात जो हमेशा इस पॉलिटिकल सिस्टम में मुश्तरक रही है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहे। आज जो दरवाजा बंद है वो कल किसी मजबूरी में खुल भी जाता है। बैरिस्टर गौहर का बार बार जाना ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम चाहती भी है और नहीं भी चाहती, वो रास्ता निकालना भी चाहती है या निकल नहीं रहा। मगर असल सवाल ये है कि क्या दूसरी तरफ भी रास्ता निकालने की जरूरत महसूस की जा रही है या नहीं। हालात उस वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब यह एहसास गालिब आएगा कि सियासी जमूद सिर्फ एक जमात को नहीं बल्कि पूरे निजाम को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी फिल वक्त तो हुकूमत को भी नहीं लगता और रियासत को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि नुकसान पहुंचा रहा है। माजी में ऐसे मोड़ आए हैं जब अचानक मुलाकातें मुमकिन हुई हैं, बयानिया बदला है और वही लोग जो कल तक नाकाबिले कबूल थे अगले दिन काबिले गुफ्तगू बन गए। सियासत में ये सब कुछ गैर एलानिया होता है, इसलिए उम्मीद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं की जा सकती। उसी उम्मीद की लौ लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है और उन्हें यह लगता है कि कभी ना कभी ये दरवाजा खुलेगा। लेकिन उस दरवाजे के खुलने में जो असल किरदार है वो अंदर बैठी शख्सियत का है, उसको बाबर कौन करवाएगा? तो ये हालात ही करवा सकते हैं, ये किसी शख्सी कार्रवाई का नतीजा तो नहीं लगती माजी करीब के अंदर। तो अच्छा, इससे पहले कि आप सवाल करें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन भी करता हूं, जी। फिर आप भी सवाल कर लीजिएगा। यासिर साहब, आपने तमाम तर चीज़ें कह दी हैं गज़ल, आपने भी उनको सुना होगा, लेकिन हमेशा से गवर्नमेंट जो है, चाहे वो आप उसको गवर्नमेंट कहें, रियासत कहें, हुकूमत कहें, वो गिविंग एंड पे होती है और जो भी बंदा गिवर होता है ना उसके थोड़ा सा हायर स्टेक्स होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि गवर्नमेंट के उनसे थोड़ा सा हायर स्टेक्स हैं, उनको थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि वो अपना पीछे कोई नहीं ना कोई हटते। प्लान सामने रखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बार बार कह चुकी है बात कि अब पीटीआई को अपना कोई वाज़ेह स्टांस हमारे सामने रखें। हमने तो कह दिया, पेशकश वही कर है ना दी। गजल हाँ। कि एक दिन कहते हैं जी ठीक है हम मुज़ाकरात करेंगे, दूसरे दिन कहते हैं हम नहीं करेंगे। क्योंकि उनमें भी confusion है, कुछ समझ नहीं गवर्नमेंट आ भी रही तो ना। कहती है ना, सीरियसली मैं आपको रोज कहूँ जी कि आप ये गिलास पी लीजिए, आप कहेंगे मैं पीती हूँ नहीं पीती हूँ, मैं कहूँगी अब छोड़े यार, इसको कहने का फायदा क्या है कि ये पानी पीती नहीं, हालांकि इसमें शिफा है। वो बिल्कुल। रोज उनको मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन वो कभी कहते हैं कर लेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। नहीं फिर दो करेंगे। विंग्स होते हैं, एक कहता है कर लेंगे, दूसरा कहता है नहीं कोई करेंगे। ना, इतनी ज्यादा पार्टी में ही इतनी डिवीजन है कि कुछ समझ नहीं आता। अच्छा यासिर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, एक चीज हमने देखी कि अब थोड़ा सा जिस तरह आप पीटीआई के हवाले से तो बात कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट भी ये चीज कह रही है कि जिस तरह उन्होंने मुज़ाकरात की एक दफा पेशकश कर दी, जवाबी पेशकश का इंतजार था, फिर उसके बाद हमने देखा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी पेशकश को कबूल कर लिया। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ही आगे कुछ ना कुछ लाहे अमल है, या पीटीआई उनके पास चल के जाएगी, कुछ बातचीत करेगी। दूसरा, अब जिस तरह से ये चीज हो रही है पीटीआई में, वो कह रही है कि अब तो खान साहब की रिहाई के ऊपर वो बात नहीं कर रहे, वो खान साहब तक रसाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें उन तक रसाई दे दी जाए, हमारी उनसे मुलाकात करा ली जाए। फिर जो एजेंडा है जिस पर बात होनी है उस पर ये चीजें भी शामिल कर ली गई हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि आप आए, सिक्योरिटी पर बात करें, दहशतगर्दी पर बात करें, गवर्नेंस पर बात करें, बाकी जो चीजें हैं हमें हमारा मैंडेट वापस ना करें, 2024 के इलेक्शंस पर हम बात नहीं करना चाहते। तो ये चीजें भी सामने कुछ खुलकर आई हैं। अब आपको लगता है कि पीटीआई बानी चेयरमैन यानी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से नए साल में कुछ प्लान ऐसा बना रही है, कुछ अमल है उनके माइंड्स में? आपका जो अहम सवाल है ये सबसे मुश्किल सवाल है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फौरी रिहाई के किसी शॉर्टकट पे यकीन नहीं रखती। उसे ये मालूम हो चुका है कि ऐसा कोई शॉर्टकट मौजूद ही नहीं है। पहले उन्हें लगता था पार्टी ने नया साल जो है ये एक लंबी जंग का साल के तौर पे देखा है। कानूनी महाज पे केसेस को संभालना है, अपीलों के जरिए वक्त हासिल करना है, निज़ाम इंसाफ में मौजूद गुंजाइशों का इस्तेमाल करना है, ये मौजूदा पीटीआई की प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा उनका एक सियासी भी है, जहां खामोश राब्ते करने हैं, गैर एलानिया बातचीत करनी है, दरमियानी रास्ते तलाश करने हैं। और तीसरा और सबसे शायद अहम हिस्सा जो है वो उनका अवामी नैरेटिव का है, यानी बानी को सियासी मज़ाहमत की अलामत के तौर पर जिंदा रखना है। पार्टी के अंदर
इस वक्त ये बात खुल के कही जा रही है कि ये लड़ाई हफ्तों या महीनों की नहीं है, बल्कि शायद एक पूरे सियासी साइकिल की लड़ाई है। और यहां एक पुराना अगर आप देखें तो सियासी कॉल बार बार दोहराया जा रहा है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार हमेशा ताकत से नहीं वक्त से बदलता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी वक्त पे नजर रखने की कोशिश कर रही है। वो ये जानती है कि पॉलिटिकल वे आउट में थकन भी होती है, दबाव भी होता है, मजबूरी भी होती है, आखिरकार रास्ते निकलते हैं और नए साल का प्लान शायद कोई बड़ा जुलूस या फौरी एहतजाज ना हो, ये भी हो सकता है सब्र हो, इंतजार हो, लंबा हो और दुरुस्त लम्हे की पहचान की जाए। हाँ, छोटी मोटी जो सियासी वारदातें हैं वो आपको दिखाई देती रहेंगी। जो जिस तरीके से केपी के वज़ीर आला पंजाब में आए और उन्होंने जो एक तहरीक को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, ये चीज़ें आपको नजर आती रहेंगी। लेकिन इसे बड़े कैनवस में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी इनकलाबी मूड में है कि नहीं है? नहीं है, सर्वाइवल मोड में है और वो हिसाब किताब ज्यादा कर रही है। और इसी हिसाब किताब में क्या वो इस नतीजे तक पहुंचेगी? जो मुफाहमतकार हैं, जो रास्ता निकाल रहे हैं, वो सही रास्ता निकाल पाएंगे? उनके माजी के तजुर्बात काफ़ी तल्ख रहे, इसलिए उन्हें हर कोई गद्दार दिखाई देता है कि जो मुफाहमत का रास्ता निकालेगा। लेकिन रास्ता मुफाहमत के जरिए ही निकलना है। मज़ाहमत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें जो मुख्तलिफ अदवार में होती रही हैं वो सूदमंद नहीं रही। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी तब्दील हो चुकी है और पोजीशन भी बैरूनी महाज के ऊपर देखें तो काफ़ी तगड़ी हो चुकी है, तो फिर अंदरूनी महाज के ऊपर मफाहमत का रास्ता ही सूदमंद साबित होगा सबके लिए। बसूरत दीगर अंदरूनी अदम इस्तेहकाम अगर तूल पकड़ता है तो बैरूनी महाज के ऊपर हमें बड़े बिल्कुल ऐसी challenges का है। सामना यासिर करना साहब थैंक यू जानिएगा। यासिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा प्रिसाइसली उन्होंने तमाम तर एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है। जो अवाम के नैरेटिव की यासिर भी आप बात कर रहे थे ना, नैरेटिव बिल्कुल पीटीआई के साथ है, लेकिन उस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए अवाम के साथ कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की अवाम के साथ इस वक्त किसी लेवल पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, केपी में शायद होगी, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब में बात की जाए, सिंध में बात की जाए, वहाँ पे वो कनेक्टिविटी का फुकदान नजर आता है। और ये कनेक्टिविटी का फुकदान कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी परेशान कुन है और खान साहब की रिहाई भी इसी वजह से मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर जिस तरह की स्ट्रीट पावर उनके पास है, जिस तरह का अवाम का एक समंदर उनके साथ है, तो वो तो किसी भी तरह की एजुटेशन कर सकते थे, लेकिन वो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से एजुटेशन नहीं हो रही। बिल्कुल, जो वक्त की बात की ना कि वक्त जो है ना वो सब पर आता है और वक्त सबका बदलता है और फिर उस तरह पावर का इस्तेमाल भी लेकिन सवाल ये है कि होता वक्त अगर सबका बदलेगा और जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब की इतनी सख्त ट्वीट्स आ रही हैं, क्या कोई नेक्स्ट अगर कोई बंदा आएगा तो वो इमरान खान साहब को इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बाजवा साहब के साथ भी वही किया ना, जब बाजवा साहब उनके साथ थे तो ठीक थे, उसके बाद उन्होंने बाजवा साहब पे इल्जाम बहुत लगाए। सी बातें छुपी हुई हो तो उनको आपको छुपा ही रहने दे तो बेहतर होगा। मैं सब कुछ नहीं बयान करना चाहती। तो ये था जी हमारा 2025 का आखिरी सियासत का प्रोग्राम सेगमेंट, जिसपे हमने बहुत सारी बातें की हैं और अल्लाह ताला करें कि 2026 में बहुत सारे जो रास्ते हैं वो हमवार हो जाएं, पीटीआई के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, और तमाम तर मामला हल हो जाए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज हम बात करेंगे लिबास की, रंग की। लिबास और रंग सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारी शख्सियत और मिजाज का इजहार भी करते हैं। और हर तकरीब का अपना एक अंदाज और माहौल होता है, और इसीलिए हर मौके पर एक ही तरह का लिबास या रंग मुनासिब नहीं होता। शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो या फिर रस्मी तकरीब हो या फिर गैर रस्मी तकरीब हो या कोई महफिल हो, दुरुस्त रंगों का, दुरुस्त लिबास का इंतखाब ना सिर्फ आपकी शख्सियत को निखारता है बल्कि आपके एतमाद में भी इजाफा करता है। और आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ मौके पर कौन से रंग और किस तरह के लिबास पहनना ज़्यादा मुनासिब होते हैं ताकि आप हर मौके पर बावकार और नुमाया नजर आए। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हामिद सईद साहब एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। अगर हम बात करें अपने कलर्स के हवाले से ना, कलर टोन के हवाले से, किसी का थोड़ा सा सांवला है, किसी का फेयर है या थोड़ा ज़्यादा डल कलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिबास का चुनाव किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमारी शख्सियत ज़्यादा ग्लो नज़र आए? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी स्किन टोन का पता होना चाहिए। हमारी स्किन टोन के किस कलर की है, आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है। जो पाकिस्तानी स्किन टोन है उसमें 3-4 तरह की स्किन टोन है। या हम डार्क हैं, या हम मीडियम डार्क हैं, या फिर हम थोड़े से फेयर हैं, या हम वाइट हैं।
जो हमारे बाल हैं वो मोस्टली ब्लैक हैं या एट द मोस्ट ब्राउन है, और जो हमारी आईज हैं वो भी ब्लैक या ब्राउन है। तो ये हमारी टिपिकल जिसे कहते हैं ना कम्प्लेक्शन है। तो इस कम्प्लेक्शन पे कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे? तो इस कम्प्लेक्शन पे 4 कलर्स हैं जो बड़े प्रोडोमिनेंटली जो है हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। पहला कलर है ब्लैक। ब्लैक लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन अस, इवन दो कि हमारा रंग जरा काला है या हमारा रंग सांवला है, उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लैक मीन्स पावर। साथ में मैं ये बताते चलूँ कि कलर का मतलब क्या है, कॉन्टेशन क्या है। दूसरा कलर हमारे ऊपर बड़ा अच्छा लगता है डार्क नेवी। नेवी में से जैसे ब्लू के शेड्स हैं, डार्क नेवी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन अस। और डार्क नेवी जो है वो कहता है कि मैं पावरफुल भी हूँ लेकिन मैं अप्रोचेबल में, टॉक टू मी। और तीसरा कलर जो बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है वो है चारकोल ग्रे, जैसे कोयले का कलर होता है। इट लुक्स हाईली हाईली सोफिस्टिकेटेड, हमारी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। और आखिरी कलर जो मैं कहूँगा सूटिंग में, या खवातीन है या मर्द हैं जो अगर 2 पीस सूट पहनना है या भी शलवार कमीज पहननी है, और आखिरी कलर जो हमारे को बहुत अच्छा लगता है वो है लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे जिसे कहते हैं, मीडियम ग्रे एक्चुअली। तो ये 4 कलर्स हैं जो बड़े प्रेडोमिनेंट हैं ये सूटिंग में। और अगर शर्ट्स में आ जाए तो वाइट शर्ट इज द बेस्ट शर्ट। वाइट शर्ट कहती है कि ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट कहती है अमानस, वाइट शर्ट कहती है क्रेडिबिलिटी, वाइट शर्ट कहती है हम सोफिस्टिकेटेड, वाइट शर्ट कहती है हम रिफाइंड पॉलिश। या वाइट दुपट्टा ले लें या वाइट हिजाब ले लें, फॉर दैट मैटर वुमेन जो है वो वाइट ड्रेस पहन सकती हैं। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड कलर। ख़वातीन के लिए और भी कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। आप लोग पिंक पहन सकती हैं, पिंक के सारे शेड पहन सकती हैं। इसके अलावा आप जो है वो पर्पल पहन सकती हैं, प्लम जिसे कहते हैं, या लाइट पर्पल, दैट लुक्स वेरी गुड ऑन आवर स्किन टोन। हमारे ऊपर कलर जो ब्राइटेस्ट कलर हैं और जो क्लियर कलर्स हैं वो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। इस तरह पैंट के 4-5 कलर्स हैं, ज़रा मैं इसको रैप अप करता हूँ। उसमें ब्लैक है पैंट के लिए, मर्दों के लिए एब्सोल्युटली ग्रेट कलर। उसके बाद इसमें ग्रे के 2 शेड्स हैं, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे है, एंड देन द लास्ट इज लाइक खाकी कलर। I think you are good for that. So these are the colors. If you wear these colors, होता क्या है, जब हम राइट कलर्स पहनते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हम मोर वाइब्रेंट लगते हैं, हम मोर फ्रेश लगते हैं। और हम वही होते हैं अगर गलत कलर पहना हुआ तो लोग कहते हैं खैर तो है, उदास तो रहे, उदास लग रहे हैं, कोई जॉब पे खैरियत है, घर में खैरियत है। और जिस दिन हम अच्छे कलर पहनते हैं वो बड़े वाइब्रेंट लगते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे हामिद साहब ये बताइएगा कि आपने कहा ना कि पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी भी वैरी करता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं ब्लैक पहनता हूं तो मैं अपने आप को ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, कोई लफाजी में उतार चढ़ाव नहीं आता अगर मैं रेगुलर ब्लैक पहनूं। लेकिन कलर्स में भी इस तरह होता है कि वो इंसान की पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा ना ब्लैक है। देखिए 2 चीजें हैं, एक होती है कि लोग कैसे परसीव करते हैं, एक मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। एक साइंस का नाम है एनक्लोज कॉग्निशन। एनक्लोज कॉग्निशन ये बताती है कि जो ही आप एक सर्टन कलर पहनते हैं, सर्टन स्टाइल पहनते हैं, सर्टन कपड़े पहनते हैं, तो आपके अंदर सर्टन फीलिंग्स आती हैं। तो जैसे ब्लैक पे आपने कहा, तो ब्लैक में एकदम से फीलिंग आती है पूरे एतमाद होने की, या मैं कॉन्फिडेंट पर्सन, और सबसे बढ़िया था कि हम पावरफुल पर्सन ना। तो ये सारा कलर्स जो है अल्लाह ताला ने कलर्स जो है वो हर चीज़ हिकमत की वजह से बनाए हैं, हिकमत से बनाए हैं एक्चुअली। तो ये सारी फीलिंग हमें आती हैं। इसी तरह जैसे सपोज कलर्स की बात है, इसी तरह सर्टन गारमेंट्स हैं जो हमें फीलिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो ही एथलेटिक कपड़े पहनता हूँ, जैसे मैंने जिम में जाना है तो मैंने जिम के कपड़े पहने, तो फौरी तौर पर महसूस करता हूँ कि जैसे मैं एक बड़ा एथलीट हूँ। हालांकि एक्चुअली एथलीट तो नहीं हूँ, लेकिन वो कपड़े जो हैं, जो क्लोथिंग है, वो मुझे वो फीलिंग देती है। तो कपड़ों से आप अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, आप कपड़ों से अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हैं। ये थिंकिंग की बात होगी ना कि मैं बड़ा प्रोडक्टिव बंदा हूँ, यूं ही मैंने सूट पहना, टाई वाई लगाई और ब्लैक सूट पहना, तो आई फील लाइक आई एम गोना बी रियली मेकिंग अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन वेयरएवर आई गो। तो ये फीलिंग जो है वो भी चेंज होती है, थिंकिंग भी चेंज होती है, और परफॉर्मेंस भी चेंज होती है इसके साथ। अच्छा, कि जब मैं सर ये बताइएगा, अच्छा क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं ना, तो सर्दियों में ज़्यादातर क्या होता है, कलर्स की चॉइस डार्क कलर्स होते हैं। तो डार्क कलर्स में फिर कौन कौन सी कलर सिलेक्शन किस तरह से होनी चाहिए? अगर कोई आपका डे का इवेंट है, कोई बर्थडे है या कुछ भी इस तरह का इवेंट है, और अगर कोई नाइट का इवेंट है, कोई शादी है, तो किस तरह से हम कलर सिलेक्शन कर सकते हैं? अच्छा, ये जो वेदर है और जो मतलब है कि शाम है, ये दिन है, इसका एक्चुअली डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ बेयरिंग ऑन दिस। एक्चुअली देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने इंपॉर्टेंट लगना है, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, तो चाहे बाहर दिन है चाहे रात है, यू हैव टू लुक पावरफुल। तो एक्चुअली इसको आप स्किन टोन पे रखें
और रखें कि आपने जो पहना हुआ है वो मैसेज क्या देता है। तो जो मैंने कलर्स बताए हैं, दे आर द राइट कलर्स, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो। मोस्टली मीटिंग जो है वो तो रात को दिन को होती है, रात को मीटिंग नहीं होती। जैसे आपने कहा कि जैसे रात की कोई इवेंट है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ब्लैक टाई है, उसमें ब्लैक लुक्स ऑब्वियसली वेरी इन इट लुक्स ग्रेट एंड इट लुक्स पावरफुल एंड लुक्स लाइक राइट फॉर द ओकेजन। और लाइट कलर जो हैं, जो लाइट कलर मैं ये कहूँगा, जैसे लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं दिन की शादी है तो क्या मैं वाइट पहन लूँ, तो मैं कहता हूँ फिर अपना घोड़ा भी ले लें साथ, तो फिर आप बीच में जाके शादी कर लें। तो एक्चुअली इट डजंट वर्क दैट वे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा है, शायद आपने भी ये चीज़ नोट की हो, कि अगर क्रिकेट के मैदान की भी बात की जाए ना, तो वहाँ पे भी हम वो प्रॉपर शर्ट पहन के नहीं जाते। हमारे पड़ोस में आपको पूरा ग्राउंड नीला नीला नज़र आता है जब इंडिया का मैच होता है। वहाँ पे अगर कोई सोग का माहौल होता है तो आपको वाइट कपड़े या फिर ब्लैक नज़र आते हैं। हमारे यहाँ भी उस तरह से अभी सोग के माहौल में भी कोई एग्जैक्टली कोई ड्रेस कोड नहीं होता, जो जिस तरह होता है उसी तरह से मुंह ढाके चले जाते हैं। सो सोग में हमें कौन से स्पेशली कपड़े पहनने चाहिए? देखिए मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। वी हैड अ डेथ इन आवर फैमिली लाइक कपल ऑफ मंथ्स अगो। तो वहाँ मेरे भाई मेरे साथ गए, तो लाजमी जनाजा था, तो मेरे साथ खड़ा है इज लाइक यंगर टू मी। तो मैंने देखा इतना चमकदार सूट पहना हुआ, इतना चमकदार सूट पहना हुआ, तो मैंने से कहा कान में, कहना क्या व्हाट इज दिस? तो कह लगा भाईजान नजर नहीं आया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन नजर नहीं आया? तो देखें ये बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जहां हम जाएं उसके मौके महल के मुताबिक हम कपड़े पहने, तो वहां जो है हमें सोबर लगना चाहिए ना। एक सोग है, एक वहां पे एक ऐसा माहौल है कि जिसमें हम जा रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने अक्सर, आप तो ये बात करेंगे, मैंने देखा है लोग प्रिंट शर्ट में आ जाते हैं जनाजे के ऊपर। आई मीन आई थिंक इट्स टोटली आप रिस्पेक्ट दें, आप ओकेजन को रिस्पेक्ट दें, आप लोगों को रिस्पेक्ट दें, और जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दें। अच्छा सर, बिल्कुल। और इस पे कलर कौन सा होना चाहिए जनाजे के ऊपर तो स्पेशली? मैं ये कहूंगा कि उसमें आप डार्कर कलर में जाएं या व्हाइट पहन लें। व्हाइट मतलब व्हाइट तो हमेशा हर जगह पे चलता है ना। आपने व्हाइट शलवार भी पहन लिया, कफन का कलर भी तो व्हाइट ही है ना। तो आप व्हाइट पहन लें। व्हाइट मीन सोबर हैं, आप डिसेंट हैं, आप जिसे कहते हैं कि आप एक रिफाइंड एंड पॉलिश्ड हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा कलर है व्हाइट। यू कैन डेफिनेटली यूज व्हाइट। सही। अच्छा, स्टार्ट में जिस तरह से जिन कलर्स का आपने जिक्र किया था, जिसमें ब्लैक था, नेवी ब्लू था, इसके साथ आपने ग्रे कलर का जिक्र किया था, अगर कोई एक वर्किंग वुमेन है, कोई लेडी है, कोई लड़की है जिसकी एक सोशल लाइफ है, डेली बेसिस पे उसने ऑफिस जाना होता है, तो क्या इन्हीं कलर्स का इंतखाब करना चाहिए ताकि उसकी एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को वो मेंटेन रख सके? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो लड़की जो जा रही है, जॉब पे जा रही है, इसी तरह गॉन ऑन अ फैशन शो, वो किसी पिकनिक पे नहीं जा रही है, वो किसी ओकेजन पे नहीं जा रही है। तो आई थिंक शी हैज टू लुक दिस वे कि उसकी लोग रिस्पेक्ट करें, प्रोफेशनली रिस्पेक्ट करें। ये कलर आप पहनेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप पिंक पहन के चली जाती हैं, आप लाइट पिंक पहन के चली जाती हैं, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, और आपने जाके वहाँ पे यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। कोई ऐसा मसला है कि यू हैव टू कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपने पिंक पहना हुआ है, आप बात बड़ी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, लेकिन आप लग नहीं रही हैं स्ट्रॉन्ग। तो मैं कहता हूँ कि आपने खास पर लड़कियों में मैं चार पांच चीजें और भी बता देता हूँ या शेयर कर देता हूँ। एक चीज तो है, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल। आप लड़की हैं, लड़का हो, डजंट मैटर, अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं, बिलीव इट नॉट, आपकी जो पोजीशन है उससे आप कंप्रोमाइज करेंगी। दूसरी बात जो है कि आपने बहुत ज्यादा शौक कपड़े नहीं पहने, बहुत ज्यादा फूलदार कपड़े नहीं पहने हैं। आई नो प्रिंट्स आर वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड एवरीबॉडी लव्स इट एंड दे आर ग्रेट एंड दे लुक ग्रेट, लेकिन जब आपने प्रिंट पहना होता है ना, प्रिंट यहाँ, प्रिंट चाह, प्रिंट यानी प्रिंट ही आप वुमन बन जाती हैं, तो सारा फोकस चले जाता है प्रिंट पे, आप पे फोकस नहीं होता। फिर आप कहते हैं यार लोग मेरी बात नहीं सुनते, आपकी बात कैसे सुने, सारा फोकस प्रिंट पे चला गया। तो आपने शाइन करना है, आपने कपड़ों को शाइन नहीं करना। इसके अलावा यानी कपड़े शाइन नहीं करने चाहिए, आप शाइन करें। और इसके अलावा यह है कि आपकी ज्वेलरी प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा। और ज्वेलरी में सिर्फ एक ही लाइन है, लेस इज मोर, लेस इज मोर। आप जितनी ज्यादा ज्वेलरी पहनेंगी, attention is going to go on the jewelry and attention is going to be on you, actually attention आप पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो जूते पहनने हैं वो आपके कहीं बहुत हाई हील्स ना हो, हाई हील्स होंगे तो अगेन चलने में प्रॉब्लम है, attention is going to go someplace else। तो इन बातों का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है when if you are working woman and especially if you are a high position। अच्छा, बहुत सारे नाजरीन इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों के पास हामिद साहब बजट बड़ा कम होता है, और जो आपको सुन रहे होंगे उनकी भी ख्वाहिश होगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह से वो कपड़े पहने। सो कम बजट वाले लोग कौन से ऐसे 3-4 कलर्स हैं वो पहन लें, और उन्हीं को अगर वो आगे पीछे रोटेट करते रहे तो उनका गुजारा भी हो सकता है और वो ग्रेसफुल भी नज़र आ सकते हैं? जी, पहली बात, कम बजट बंदों से मैन वो डजंट मैटर, खासतौर पे खवातीन की बात कर लेते हैं। दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए क्लोजेट और कहती हैं आई हैव टन्स ऑफ क्लोथ बट नथिंग टू वेयर।
एक्चुअली मर्दों का भी ये मसला है। हाँ। हमारे पास बजट की वजह से कपड़े नहीं है, हमारे पास बजट की एक्चुअली हमारे पास कपड़े, हमारी अलमारियां लदी पड़ी हैं और ओवरफ्लो कर रही हैं। एक्चुअली रॉन्ग कपड़े हमारे पास है। एक्चुअली हम वो कपड़े नहीं पहनते। 70-80% कपड़े तो हम पहनते नहीं है, 20-25% कपड़े पहनते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करें कि सबसे पहले 5 चीजें हैं जो उसका आपको मद्देनजर रखें। जब कपड़े खरीदें सबसे पहले तो कलर राइट होना चाहिए। जो 4-5 कलर्स मैंने बताए हैं उसमें 5 या मैंने और एक्सेंट कलर भी बता दिए हैं, तो 8-10 कलर्स हैं, इन्हीं में रहें। और दूसरी बात यह है कि फिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कपड़े आपके ऊपर फिटिंग प्रॉपर नहीं है ना, तो बिलीव इन नॉट एवरीथिंग इज मूड। आप जितना मर्जी महंगा कपड़ा ले लें, जितना मर्जी महंगा सिलवा लें, जितना मर्जी महंगा ब्रांड ले लें, इट्स नॉट गोना वर्क। तो फिट प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरी चीज ये, कपड़े पर्सनालिटी पे सूट करने चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो अपनी कंजर्वेटिव सी है, आप लेड बैक हैं, आप शो बिजनेस में नहीं है, आप बड़े फ्लेमॉइंट किस्म की ड्रेसिंग करके आते हैं, बहुत ग्लैमरस किस्म की ड्रेसिंग करके आते हैं, इस तरह अगर वर्क फॉर यू, आपकी चाल जो है, आपकी वॉक ही नहीं उसको उसके साथ मैच करेगी। और चौथी चीज ये है कि आपको प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए कि आप करते क्या हैं। अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगना चाहिए, अगर लॉयर हैं तो लॉयर लगने चाहिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लगने चाहिए। और इस तरह फिर आपकी पोजीशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। आप सीईओ तो सीईओ लगे ना, आप ये तो लगे कि आप किसी लो एडमिन के बंदे हैं। इसी तरह आप मिडिल मैनेजमेंट के बंदे तो मिडिल मैनेजमेंट के बंदे लगने चाहिए। अपनी पोजीशन के मुताबिक आपको ड्रेस करना। ये 5 चीजें हैं, अगर आप शॉपिंग करते हुए इनका ख्याल रखेंगे तो बिलीव इट नॉट यू विल नॉट वेस्ट मनी। आपके पास राइट गारमेंट्स होंगे। और दूसरा ये कि आप सीखें कि जिसे कहते हैं ना कैप्सूल वार्डरोब, हाउ टू मिक्स एंड मैच। जब राइट कलर्स में आ जाएंगे, राइट कट में आ जाएंगे, राइट स्टाइलिंग में आ जाएंगे, तो फिर आपका हर गारमेंट जो है दूसरे गारमेंट के साथ वो मैच करेगा। फिर आपको बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 4 अगर आपके पास सूट्स हों, 2 पीस सूट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 12 शर्ट्स हों आपके पास, तो आपका 48 यूनिक कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। 2-2 टाइज कर लें, 8 टाइज, आपका 400 यूनिक कॉम्बिनेशन आ गए। तो 400 यूनिक कॉम्बिनेशन सिर्फ 4 सूट से बना लिया आपने। अदरवाइज आप सूट से सूट लेते जाते हैं, डिफरेंट कलर्स लेते जाते हैं, डिफरेंट कट्स लेते जाते हैं, एंड बिलीव इट नॉट यू स्टिल हैव अ मिशमाश एंड यू डोंट हैव ए वर्केबल वार्डरोब। वही ना, फिर आपको वेयर करने की सेंस नहीं होती। थैंक यू सो मच। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तरह से आप अपने कलर्स की चॉइस कर सकते हैं, पहन सकते हैं। 4 कलर्स जो उन्होंने मेन बताए उनका ज़रूर आपने ख्याल रखना है, ताकि आपकी जो लुक है, ताकि आपकी जो प्रेजेंस है, किसी भी ऑफिस में है, किसी भी तकरीब में है, वो बहुत इन्हेंस होकर सामने आएगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट्स की ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि सर्दियां हैं, बारिशों की जी पता है मुझे, आगे बढ़ें। नहीं, बारिशों की मैं बात कर रही थी, उसकी प्रेडिक्शन होती है लेकिन बारिश नहीं होती। और अभी हम गेस्ट से भी यही बात कर रहे थे कि बारिश हो रही थी या फिर नहीं हो रही थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग प्यास कम महसूस करते हैं, जिसकी वजह से पानी का इस्तेमाल भी आपको पता है कि कम हो जाता है। और आपको पता है कि जिस्म में जो सर्दियों में आपको सब कुछ पता है तो फिर मैं क्या बताऊं। अब सर्दियों में भी इतनी ही मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है जितनी हमें गर्मियों में होती है। पानी की कमी ना सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी, बल्कि आपका जो आप कहते हैं ना अक्सर हमारी स्किन ख़राब हो गई है, हमारा हाजमा ख़राब है, हमारी सेहत ख़राब है, तो ये इसी वजह से होता है। और आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में आप किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, किस तरह से आपने पानी, आप रिमाइंडर लगा लें कोई कि हमने अब इतने पानी के गिलास इस घंटे में पीना है, अगले घंटे में पीना है, ताकि अलार्म आपका बजता रहे ना, तो आपको पता चलता रहे कि अब मुझे पानी पीना है। इस पर बात करेंगे आज। बिल्कुल ऐसे। और गजल से इजहार यकजहती के लिए आना कि आपने कॉल भी करनी होती है, और आपको पता है कि हमारा नंबर क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको अपना नंबर बताता चलूं, 05189010008 और दूसरा नंबर है हमारा 05189010007। इन दोनों नंबर्स पे आपको पता है आपको कॉल करनी है, आपने सवाल करने और आपने सवाल करके अपने जवाबात जानने हैं। हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट कौन है वो आप इनको हमारी स्क्रीन पे भी देखते हैं, इनकी बातें आप सुनते भी हैं, इनसे कॉल पे भी आप बात करते हैं, तो आप इनसे पूछते रहते हैं अपने मसले मसाइल में। बात करूँ डॉक्टर नौशीन की। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइए कि हम सर्दियों में पानी क्यों नहीं पीते? ये मुझे भी नहीं पता, गजल को भी नहीं पता, आपको पता है क्या? सो बेसिकली हाँ, मैं बताने की कोशिश कर सकती हूँ। सो बेसिकली मतलब इनको भी नहीं पता गजल। हमारे पास ना 2 घंटे का शो होता है, हम उसमें भी ये पानी नहीं पीते, बहुत कम। अगर कोई खांसी आ जाए तो बस एक घूंट पी के रख लिया बस। बेसिकली है क्या, देखो जो सर्दियों में जो है आपकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इतना स्वेट नहीं कर रहे होते, बॉडी पानी लूज नहीं कर रही होती, तो ये मुख्तलिफ चीज़ होती है जिस वजह से आपको प्यास नहीं लग रही होती। एंड
ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि देखो जनरली अगर आप पानी की आपको आदत हो ना, तो आप थोड़ी देर बाद पानी को ढूंढते हैं कि हाँ मैंने पीना है। लेकिन लोगों को वो जैसे गजल ने मेंशन किया कि आपको रिमाइंडर डालने हैं उस तरह, लेकिन 2-3 चीजें इसकी वजह पसीना आपको नहीं आ रहा, आपकी वैसी गर्मी पे एक्सपोजर नहीं है और सारी चीजें, तो इसकी वजह से आपको प्यास नहीं लग रही होती है। तो दिस इज द बेसिक। अच्छा डॉक्टर नौशीन, जिस तरह से मैं बीमारियों की बात करी थी, हम अपनी स्किन के हवाले से बात करते हैं, तो क्या ये एक ही साइन है कि हमारी स्किन खराब है, हम पानी नहीं पीते? इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो होंगी? अच्छा देखो, पानी नहीं पीना तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? आपका फोकस लूज हो जाएगा। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये है कि जब रमजान होता है तो आपने देखा है कि आप बहुत चिड़चिड़े एंड लो ऑन एनर्जी होते हैं। इट्स नॉट बिकॉज आप भूख लग रही है, इट्स बिकॉज आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। अच्छा। आपको पानी नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से आपका फोकस लूज हो रहा होता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन वैसी नहीं रहती, आप काम नहीं कर पा रहे, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएं जी आपके मूड स्विंग्स पे आ जाएं। पानी आप कम पिएंगे, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद क्या है, स्किन की तो आपने बात मेंशन कर दी है। अगर आप नीचे अपने ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसमें यूटीआईज होने के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो वन ऑफ द रीज़न है। उसके अलावा ये आपकी ब्लड थिकन होना शुरू हो जाता है, और ये स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उनका ब्लड ऑलरेडी थिक्ड होता है, ठीक है? उसके अलावा जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो ये पानी जो है ये बहुत हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। लाइक वो जैसे आप बात करते थे ना, मैंने बुनियादें खड़ी की तो बारिश, तो इसी तरह जो हमारी जिस्म की बुनियाद जो है वो हमारा पानी है। और पानी जो है वो 70% तक आपको सपोर्ट कर रहा होता है पूरी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्दियों में हमें पानी की तलब नहीं होती। बिल्कुल। वो क्यों नहीं होती? और उस तलब को बढ़ाने के लिए कि जिस तरह से हमें गर्मी में मतलब ये ग्लास बार बार आते हैं, बार बार ऑफिस बॉय आके पूछते हैं आपको पानी चाहिए नहीं चाहिए। सर्दियों में तो उसकी भी आदत है यार कि पीना इन्होंने है नहीं, वापस जाके मैंने वैसे ही गिराना होता है। तो क्या कुछ हमें करना चाहिए कि हमें पानी की जरूरत सर्दियों में भी उतनी हो जितनी हम गर्मी में करते हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। लो जैसे मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि डेली इंटेक ऑफ वाटर कितना है, तो कहते हैं जी हम 3 कप ग्रीन टी ले लेते हैं, 2 कप कॉफ़ी ले लेते हैं, 1 कप चाय लेते हैं और 2 ग्लास पानी का पी लेते हैं। मैं कहा नहीं, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ पानी, ठीक है? तो ये जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया है वो कुछ भी नहीं होगा, पानी आपका है। अच्छा। बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप रिमाइंडर डाल लें, क्योंकि पानी आपने अपने आप को ज़बरदस्ती पिलाना है, आपने रिमाइंडर डालना है और आपने पीना है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा तो आप नहीं पिएंगे, लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन इसका इम्पैक्ट ड्राई स्किन में, फोकस लूज, इन सारी चीज़ों में नजर आएगा। या तो आप अपने साथ एक बोतल रख लें, ग्लास अगर आपको नहीं लगता तो कैरी अ बॉटल। तो ये होता है कि पर इंसान अनइंटेंशनली भी उसे खोल के 2-4 सिप ले लेता है। तो आपने देखा आजकल तो लोग बड़े जिस स्टाइल में स्टैनली कप सब क्या क्या लेके फिर होते हैं। हम पुराने जमाने के लोग कहते हैं पानी के अपने, तो कहते हैं निकलने से पहले एक पानी की बोतल रख लो, एटलीस्ट आपको याद रहे कि आपने पानी पीना है। सो दिस इज वन ऑफ द वे। सेकेंडली, रिमाइंडर अपने उसमें डाल लें। थर्डली, अपने खाने में वो चीज़ें शामिल करें जो कि आपके जिनका पानी का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि फ्रूट्स हैं आपके, ठीक है? अमरूद है सर्दियों में, स्ट्रॉबेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं, खीरा है, टमाटर है, आइसबर्ग, ये जो सलाद के पत्ते होते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, और ये आपकी पानी को अगर आप पानी नहीं भी पी पा रहे तो उसके जरिए आपको फुलफिल करेंगे। इससे पहले कि गजल बीच में जंप इन करें, आपने कहा कि पानी का नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता, नहीं, मतलब चाय भी नहीं हो सकती, ग्रीन टी भी नहीं हो सकता। तो ये सब्जियां, ये फ्रूट, ये गजाएं, फिर उसका नेमुल बदल है? नेमुल बदल नहीं है। हाँ, हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो इंटेक हो रहा है, लेकिन देखो इसमें कैफीन है, तो ये कैफीन जो है ना अंदर जाएगी, आपके पानी को और एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है? जो वो चीजें उसमें ऑफ कोर्स खीरे में, हाँ नेचुरल है, खीरा आपको पानी दे रहा है, ठीक है? तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही कोई नेमुल बदल है, लेकिन अगर आपने दिन के 8 ग्लास पानी पीने और आप 6 पी रहे हैं, तो 2 ग्लास पानी कहीं ना कहीं से ये चीजें आपको पूरा कर देंगी। सही साहब कह रहे, मैं तो कहवा पीता हूँ, मैं पानी ठीक है अगर वो पी लिया जाए। कहवा जो है बेसिकली ग्रीन टी है। मैं आपको एक बात बता दूं, उससे क्या होता है, डायूरेसिस, यानी कि उनको यूरिनेशन, जो भी ग्रीन टी आप पियेंगे या ब्लैक कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, तो आप बार बार यूरिनेट करते हैं, और जब यूरिनेट करते हैं तो आपकी बॉडी से पानी वॉश आउट हो रहा है। एंड एक्सेस ऑफ ग्रीन टी इन एनीथिंग विल लीड यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप जितना इन्फ्लक्स करें उससे डबल आप पास आउट कर रहे हैं, तो आपकी किडनीज भी एग्जॉस्ट हो सकती हैं। रिमेंबर देयर वर डेज लोग सुबह सुबह पूरा जग बना के रख लेते थे, और वो ग्रीन टी पिए जा रहे थे, वजन कम, तो उससे और तो कुछ नहीं हो रहा था, उससे ये हो रहा था कि आप बॉडी वाटर लूज कर रहे थे, आप इतना यूरिनेट कर रहे थे, इतना कर रहे थे कि आप, तो नाउ इट इज स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। आई टेल माई पेशेंट्स 2 cups of green teas
आर इनफ फॉर द एंटायर डे। अच्छा, ये आपने जो भी ग्रीन टी, अक्सर इनको मना कर रहा हूं मैं तो काफी बस अरसे थोड़ी- से ये मना अभी भी कर रहा पड़ी हूं, हुई ना है। पिया करो, ना पिया करो। अच्छा, ग्रीन टी बहुत ज्यादा जो है ना देखा? leads to मैं बस dehydration। थोड़ी सी देख के अभी भी खा ली, जिस दिन छोटी से इन्होंने लेके मुझे आएगा मना साथ। किया ना, जब से इन्होंने मुझे मना अब तो किया, गजल के पास जाना है, गजल कितनी पी ली है? नहीं, जब से इन्होंने मुझे मना किया, पहले मैं बहुत पीती थी, तो उस दिन के बाद मैं भी थोड़ा सा अब ना कहती हूँ, बस एक जब वो गले में कोई खांसी वगैरह हो जाए तो तब ले लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जब पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रखते तो उनके मुंह पे भी मोटापा आ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपका मुंह सूजा हुआ है, हाँ। तो ये भी इस चीज़ की अलामत है कि पानी ना पीने की वजह से आपका मुंह स्वेल हो जाता है? So no, it's not the case. Basically, आपकी जो फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, might be because of any food allergy, कोई चीज़ आपने ऐसी खाई। पानी की कमी नहीं हो सकती, पानी की रिटेंशन जरूर हो सकती है। अच्छा। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी डाइट ली है जिसमें सॉल्ट ज्यादा था, स्पाइसेस ज्यादा थे, आपने वो खाया, तो वो आपकी बॉडी से पानी अब रिटेन करेगा, क्योंकि जब वो रिटेन करेगा तो आपकी बॉडी में रहेगा, तो उसकी वजह से पफीनेस आपके फेस पे आ सकती है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी डाइट्स मत लें, बहुत तली हुई ग़िज़ाएं, नमक वाली ग़िज़ाएं, बहुत मिर्चों वाली ग़िज़ाएं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म में पानी को रिटेन करती हैं। तो उस वक्त आपको परेशानी होती है कि यार मैं सुबह उठा तो मेरा मुंह सूजा हुआ था। आप ये नहीं देख रहे कि आपने रात को क्या खाया, ये आप आपकी डाइट में क्या शामिल है। बिल्कुल वैसे। और नौशीन, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्राई फ्रूट लेते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं पे पानी को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और वो ड्राई फ्रूट कभी उनके सर दर्द कर देता है, कभी क्या कर देता है, कभी क्या कर देता है। तो ड्राई फ्रूट के साथ भी पानी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले ड्राई फ्रूट लेना कितना है, हाँ, सो इट्स ये does matter हैंडफुल। ना। हाँ, हमारे यहाँ पर जेब में पड़ा होता है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, हैंडफुल लें, तो हैंडफुल का मतलब ये नहीं कि आप हैंडफुल ले रहे हैं, आपका हैंडफुल का मतलब आप हैंडफुल ले रहे हैं। ये अपने हाथ का बता रहे थे, मेरे हाथ का नहीं बता रहे थे। तुम भी अपना हाथ करो ना, देखो इसमें ये करो, नहीं अब इतना पूरा नहीं, हैंडफुल ये होगा, ठीक है? तो हैंडफुल हमने लेना मेरा अगर फुल भी हो गया तो आपसे डबल हो जाएगा। लेकिन बात साइज, मतलब हाइट भी तो ज्यादा है ना, हम तो वो हाइट में भी कम है। एक तो ये देखो ड्राई मतलब फ्रूट, कि मैंने अगर डॉक्टर नौशीन को देना है तो मैंने ऐसे करके देना है, डॉक्टर साहब ये आपके साइज के ये वाला नहीं करना, ऐसे वाला नहीं करना। ऐसे मैंने अपने लिए करना ऐसे है। अपने लिए करना है। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है? तो बेसिकली ये देखो, ड्राई फ्रूट है तो इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों में ये भी ख्याल रखना है कि उसमें अगर बहुत ज़्यादा आप खाएंगे तो वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा भी सकता है, ठीक है? यस, उसमें तो आपने इसीलिए हैंडफुल का जो है रेकमेंडेड है, जिसमें 8 से 10 पीसेस से ज़्यादा नहीं आ सकता। बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया। अच्छा, एक दिन में एक इतना ही हाथ? हैंडफुल, मैक्सिमम 2 हैंडफुल ले लो, लेकिन हम तो जब बैठते हैं तो एक पूरा पतीला होता है सामने, एंड यू नो मूंगफली खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा है। जब फाइबर अंदर जाएगा तो आपके जिस्म से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब आपका जिस्म से पानी लेगा, आप ऑलरेडी पानी कम पी रहे हैं, तो वो फिर आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, बहुत से मेरे पेशेंट्स ऐसे, वो कहते हैं हम पानी पीते हैं, हमें ना उल्टी की कैफियत महसूस होती है, गैग होने शुरू हो जाता है। तो मैं उनसे कहा कि यार ये 250 ml है, तो आप इसको 50-50 ml करके पिए, पानी पीना जरूरी है। तो मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट्स विच आई हैव सीन, वो कहते हैं नहीं हम नहीं पानी पी सकते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने आप को, तो वो बड़ी एक हमारी एक पूरा काउंसलिंग सेशंस चलते हैं। देन आई स्टार्ट विद लेमन वाटर, उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाएं, फिर करें आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी वाटर इनटेक बिल्डअप करते हैं। सो ये भी एक यानी हमारे कि वही जिस situation तरह है। से हम डिटॉक्स वाटर गर्मियों में ले रहे होते हैं, तो उस तरह हम सर्दियों में भी करें। लेकिन बहुत ज्यादा डिटॉक्स नहीं लेना, अगेन अच्छा। यूरिनेट करोगे, बहुत ज्यादा अच्छा। यूरिनेशन होगी, डिहाइड्रेशन की तरफ जाओगे। अच्छा। वो जो जग में खीरा वो डाल के बनाते हैं, वो भी डिटॉक्स वाटर है। हाँ। तो वो डिटॉक्स वाटर तो आप रोजाना नहीं पिएंगे, अच्छा, आप हफ्ते में 3 दफा पिए, इससे ज्यादा आपने नहीं लेना, क्योंकि फिर आपकी बॉडी से ज्यादा पानी मतलब कि आप ये कह रही हैं कि Simple excess पानी of पियो। everything is bad, एब्सोल्युटली whether that is detox, whether that is खुश्क मेवाजात, whatsoever। बिल्कुल। चलें जी, डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। so डॉक्टर much। नौशीन हमारे साथ मौजूद थी, और जितना डॉक्टर नौशीन साहिबा ने बताया है पानी पीने के फ़वाइद, जिस तरह से ऐसे लग रहा था कि मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे पास बता रहे हैं पानी पीने के फ़वाइद, और हम भी उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहबा को सुनेंगे और अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे सर्दियों में भी। ख़वातीन व हज़रात, सुबह की सोच में यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हमने आपसे वादा किया था कि दाऊद जी की एक बार फिर आपसे मुलाकात करवानी है और हमने स्टार्स की भी बात नहीं की थी, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि अगर दाऊद जी हमें पूरे साल का अगला एक जायचा बता सके, क्योंकि वक्त भी हमारे पास ज़्यादा है। तमाम स्टार्स को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर मुल्की सियासत को भी डिस्कस किया था हमने, लेकिन मुल्की इकॉनमी कैसी रहेगी, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान कहाँ पे परफॉर्म करेगा। और जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे हम क्रिकेट की बात करते हैं। और मीनवाइल आप दाऊद जी से सवाल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, 05189010008 और दूसरा हमारा नंबर है 05189010007। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। दाऊद जी, मैं चाहता हूं कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, मैंने गज़ल के साथ अभी डिस्कस किया था, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक स्टार का पूरे साल का अगर जायचा हमें दिखा सकें या वो बता सकें कि साल में इसकी क्या परफॉर्मेंसेज होंगी, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? बिल्कुल जी, बिलाशुबा मैं सबसे पहले अगर बात करूं 2026 के हवाले से और बात करूं न्यूमरोलॉजी के हवाले से, तो 2026 की एक खास बात मैं आपको बताए चलूं, वो इस हवाले से है कि यहाँ पे हम 2026 को मुफरत में तब्दील करें तो वन की एनर्जी है, वन है सन की एनर्जी। अभी सन की एनर्जी की अगर बात करें तो सन जो है वो तमाम साइन को प्रमोट कर रहा है, वहां पे इनकी एनर्जी से मुतल्लिका एक चेंज नजर आता है। यानी कि आप समझेंगे कि हर चीज जो कि आपकी जिंदगी में है उसको फायदा होगा, चाहे स्टार्स हैं, चाहे मुल्क हैं, चाहे कौम हैं, जो भी मामला हैं उसमें फायदा होगा, क्योंकि सन सबको एक एनर्जी दे रहा है। सबसे पहले मैं अगर एरीज वालों की बात करूं 2026 के हवाले से, तो एरीज वालों की 2026 में जो एनर्जी है वो तो बहुत जबरदस्त नजर आती है। आपके काम एरीज वालों के बड़े ही जबरदस्त नजर आते हैं, अपॉर्चुनिटी इनको बहुत ही जबरदस्त। अगर मैं इनकी मोहब्बत के हवाले से बात करूं तो जिन एरीज वालों की शादी के इशू थे, वो शादी के इश्यूज भी काफी हद तक रिजॉल्व होंगे और इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे इनके कुछ मामला जैसे कि रिलेशन में जो जिनकी शादी नहीं हुई उनको तो शादियां होंगी, मगर रिलेशन में इनको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जनाब 2026 के हवाले से बुर्ज सौर की मैं बात करूं, बुर्ज सौर वाले 2026 में किस एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, तो 3 कार्ड बुर्ज सौर के मैं निकालूं तो बुर्ज सौर वालों को भी 2026 में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि दी स्टार का कार्ड इनकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी को प्रेजेंट करता है। इनके कामों में एक बूस्ट नजर आता है और यहाँ पे किंग ऑफ कप भी है। इसका मतलब है कि बुर्ज सौर वाले कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये जो बड़ा करेंगे इससे इनके कामों में एक बूस्ट भी आएगा। और यहाँ पे अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आउट ऑफ कंट्री जाने की भी इनकी बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है 2026 के हवाले से। इसके बाद है जनाब बुर्ज 14। बुर्ज 14 वालों की 2026 की 3 कार्ड की एनर्जी की बात करूं तो बुर्ज 14 वाले 2026 में कुछ प्रॉब्लम्स में गुजर सकते हैं, क्योंकि इनको मरकरी प्रेजेंट करता है और आपको पता है कि मरकरी कुछ नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। लेकिन मिड में जाके ये बहुत सी पॉजिटिव हो जाएंगे, काम चेंज होना शुरू हो जाएंगे और बड़ा जबरदस्त किस्म का इनको फीडबैक मिलेगा। इनके मामलात में एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चेंज नजर आती है। कंसेरियन वालों की 2026 की एनर्जी की बात करूं तो कंसेरियन 2026 में काम तो बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इनके कामों में डिले आ रहा है। ये डिले आने की वजूहात कंसेरियन वालों की इनके माली मामलात में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है, लेकिन इनकी ख्वाहिशें जबरदस्त तरीके से बिल्कुल पूरी होंगी 2026 के हवाले से। लियो 2026 की एनर्जी 3 कार्ड से हम देखें तो लियो वालों के मामलात में बहुत जबरदस्त एनर्जी है, खुशियां हैं, खैर बरकत है, अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे इनको कामयाबियों का एक जबरदस्त किस्म का रास्ता मिलेगा और जनाब इनका कुछ नया आगाज भी हो सकता है इनके कामों के हवाले से। अगर मैं बात करूं 2026 के हवाले से लियो वालों के जो है नए काम, बिल्कुल नए काम आएंगे, लेकिन बात यह है कि 2 सन जैसे 2026 को हम मुफरत में करें तो 1 की एनर्जी है, तो लियो 1 को प्रेजेंट करता है, तो इनको काम की तवज्जो बढ़ा देनी चाहिए जिससे इनको फायदा होगा। इसके बाद है जनाब मेरे पास विर्गो वालों की 2026 की एनर्जी की बात करूं तो विर्गो वालों को फाइट करना पड़ेगी 2026 के हवाले से, बेहतर मामला के लिए कोशिश में लगे होंगे, लेकिन इनको बहस, लड़ाई झगड़ा और गुस्से और तकरार से बचना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द ईयर इनके पास कप मौजूद है। और जनाब इसके बाद बात करें हम यहाँ पे स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो वालों की 2026 की एनर्जी की बात करूं तो स्कॉर्पियो वाले 2026 में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, अल्लाह की मदद नुसरत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑरा यानी कि नजरेबाद और जादू का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इनको इस मामले में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए स्कॉर्पियन वालों को 2026 के हवाले से। लिब्रा की बात करें 2026 द सन का कार्ड है, लिब्रा वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। लिब्रा वालों के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसों से मुतल्लिका प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, इसके साथ साथ गोल्ड ले सकते हैं, और लिब्रा वाले शादी के मामलात में बड़ा पॉजिटिव चेंज देखेंगे 2026 के हवाले से। सैजिटेरियस वालों की बात करूं 2026 में सैजिटेरियस वालों के 3 कार्ड, कोई डिसीजन लेंगे सैजिटेरियस वाले 2026, और जनाब यहाँ पे इनके कामों में एक बूस्ट नजर आता है, बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज, और बड़ी पॉजिटिव खबरें भी आपको मिलेंगी। सैजिटेरियस की रूहानियत में इजाफा हो जाएगा। सन और सैजिटेरियस, एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ सन, इनकी एनर्जी को बड़ा ही जबरदस्त किस्म का बूस्ट लेकर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा चेंज लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद है जनाब हमारे पास अगला स्टार करने से पहले कॉलर ले लेते हैं। नूर खान अटक से हमारे साथ मौजूद हैं। जी नूर साहब, अपना सवाल कीजिए। नूर जमान अस्सलाम वालेकुम। जी नूर जमान साहब, सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अपने बाहर जाने के बारे में पता करना चाहता हूँ, मैं अपनी तारीख पैदाइश नोट करवाना चाहता हूँ। जी नोट करवाइएगा। 27 अगस्त। 27 अगस्त ओके 1992। ओके सर, 1992। ओके जी सर, 27 नूर अगस्त साहब, आप बाहर 1992। जा सकते हैं कि नहीं? तो नूर साहब के बाहर जाने की एनर्जी की बात करूं तो बिल्कुल जा सकते हैं, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ 2026 में खासकर जनवरी फरवरी के बाद इनकी एनर्जी बाहर जाने की अच्छी नजर आती है। बाहर जाने के लिए इनको मैं अमल बता देता हूँ। सलामन कौलन में रब्बे रहीम 313 मरतबा का विर्द इनकी एनर्जी को बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। ठीक, ओके सही। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैप्रिकॉन वालों की 2026 की एनर्जी की बात करूं तो कैप्रिकॉन वाले 2026 में माली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, माली मामलात को बेहतर करना पड़ेगा, कुछ चीजों से मुतल्लिका इनके मामलात में चेंज है, नेगेटिविटी भी है। और यहाँ पे अगर ये काम बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, तो इनको अगर 10 घंटे हैं तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 से 14 घंटे, यानी कि अपनी वर्किंग को बढ़ा दें, फिर बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे 2026 के हवाले से। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस 2026 में शादी, रिलेशन, चेंज, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले बिल्कुल नजर आते हैं। कोई बड़ा काम करेंगे और एनर्जी में बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव चेंज नजर आता है। एक्वेरियस के बाद है जनाब पाइसिस 2026 की। पाइसिस वालों की एनर्जी की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज है, कामयाबी है, खुशियां हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले नजर आते हैं। यहाँ पे आपके काम इतने जबरदस्त होंगे कि आप फील करेंगे कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज को किस तरह अवेल करना है। मैं समझता हूँ कि आपकी रूहानियत में एक बड़ा ही पॉजिटिव और जबरदस्त चेंज नजर आता है पाइसिस वालों को। और पाइसिस वालों का कार्ड ऑफ द ईयर की बात करूं तो नेगेटिविटी को भगाना है और ज्यादा काम करना है और आगे बढ़ना है। सही। हमारे पास हैं जी सकलेन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सकलेन अली साहब रावलपिंडी से। सकलेन, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सकलेन, सवाल कीजिएगा। क्या हाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने ये पूछना था कि मतलब 2026 में मेरे क्या असरात होंगे? मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। सकलेन अली साहब पूछ रहे जी 2026 में इनका क्या बनेगा सर, ये बिजनेस करना चाहते हैं। सकलैन अली 2026 में क्या एनर्जी नजर आती है? तो सकलैन की 2026 में एनर्जी, आपको अपना काम शुरू करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी एनर्जी है। आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता कुछ कामों में रुकावट है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये रुकावट की वजूहात क्या है उसको अगर हम देखें तो रुकावटें जनाब बिल्कुल नेगेटिविटी की वजह से है। सकलैन के काम ऑलरेडी रुक जाते हैं। सकलैन अपने कामों की रुकावट को दूर करने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा का विर्द रखिए और ये कम से कम 21 दिन पढ़ना है, क्योंकि जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें यहाँ पे मुझे रूहानी रुकावटें नजर आती हैं। पानी के ऊपर दम करके भी आपने पीना है। ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, अब स्टार्स पे वापस चलते हैं। जनाब मैंने पाइसिस बुर्ज हॉट स्टार आपके मुकम्मल कर दिए। अच्छा मुकम्मल करिए। अच्छा अब मुझे ये बताइए सर, मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब हम सारों का जायचा चेक करवाते हैं। आज ऑन एयर थोड़ा सा गजल के हवाले से बताइए, हसनैन लियाकत के हवाले से बताइए, सुबह की सोच के हवाले से बताइए, एबीएन न्यूज के हवाले से बताइए।
कि इनका सबसे पहले 2026 तो हम कैसा गजल रहेगा? की बात करते हैं। जी। गजल की बात करते हैं, गजल का 2026 कैसा रहेगा, 3 कार्ड्स की एनर्जी और इनको क्या करना चाहिए। फिर हसनैन की बात करेंगे, फिर एबीएन का फ्यूचर की बात करेंगे। 2026 की एनर्जी हम निकालते हैं। गजल 2026 देखिए, पहला इससे कार्ड पहले गजल मुझसे भी बड़ा पहले ज़बरदस्त- कॉलर इनसे पहले एक कॉल ले लेते हैं, इन्हें एक कॉल ले लेते हैं सब। आतिफ जनाब। रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। जी आतिफ भाई। मैं असल में बाहर जाने के चक्कर में लगा हुआ था, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं। जी जी जी, बताएं। 16 सितंबर 1977। ठीक हो ठीक गया है। सर, सवाल। तब मैं बाहर मतलब प्रॉब्लम हो रही है, काफी टाइम लग गया, 1 साल से मैं ठीक लगा है, हूँ बाहर। आपकी प्रॉब्लम के हवाले से पूछते हैं सर। आतिफ रहमान 16 सितंबर 1977। 7 अच्छा बाहर जी, जाना चाहते आतिफ हैं, बाहर जाने के हवाले से। प्रॉब्लम चल रही है, बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे मून एनर्जी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की वजूहात जो है वो कुछ 3 साल से चल रही हैं। इनको अपनी प्रॉब्लम और बाहर जाने की एनर्जी को बूस्ट देने के लिए आयत करीमा पढ़ना चाहिए 313 मरतबा, और रुकावटें दूर करने के लिए पढ़ें। बिलाशुबा अगर ये बाहर जाएंगे तो बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इनकी रुकावटें हैं और अचानक इंशाल्लाह इनका बाहर जाना हो जाएगा। 2026 में अच्छी एनर्जी है इनकी। ठीक है सर, गजल का पहले बता दीजिएगा। गजल की मैंने पहली एनर्जी देखी है, गजल बहुत जबरदस्त एनर्जी है। देखें, दी मैजिशियन है, बहुत कुछ करना चाहती हैं 2026 में। अब आपको अपने कामों में एक बूस्ट नजर आएगा, पावरफुल एनर्जी नजर आती है। सेकंड कार्ड गजल की बात करें तो गजल को अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए, अपने वक्त पे खाना पीना, और इस की वजूहत कुछ ये है कि आप अपनी रूहानियत और अपने आप को वक्त दीजिएगा। और एक ही कार्ड की बात करूं गजल की तो बैलेंस करना सीखिएगा, आप 2-2 काम भी करेंगी गजल की, तो ओवरऑल गजल आपका अच्छा है 2026 से। सही। अब हसनैन की बात करते हैं। हाँ जी, जनाब हसनैन की बात करें 2026 से, हसनैन आपको बहुत से चैलेंज का भी सामना करना पड़ेगा। वो नेगेटिव लोग जो आपकी जिंदगी में है वो निकलना शुरू हो जाएंगे फेब के महीने से। ये जो नेगेटिविटी है, ये इस हवाले से आप कुछ बड़ा करने की कोशिश में है, अच्छा। और किंग ऑफ कप आपके साथ पास लिख रहे हैं मौजूद है। रिज़्क में इजाफा नजर आता है, और कोई बड़ा काम घर लेने की कोशिश की होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी चाहिए हसनैन आपको, और क्या नहीं करना हसनैन को। हसनैन आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बात का थोड़ा सा आप जरा ना किसी की बादशाह सुन लिया करें, प्यार किया करें लोगों के साथ, गुस्सा ना इतना किया करें। सही। ठीक हो गया सर। एक हमारे साहब एक सवाल, सुबह की सोच का फ्यूचर क्या रहेगा 2026 का, उसके बाद सब सवाल आपके करेंगे। 2026 सुबह की सोच की एनर्जी, द लवर्स, प्यार मोहब्बत, आपकी रील्स बड़ी छोटी छोटी रील्स बड़ी वायरल होंगी 2026 में। सुबह की सोच की पहला बेहतरीन कार्ड लवर, लोग आपसे प्यार करते हैं। ये देख रहे हैं 2 जोड़ियां बनी हुई हैं, हसनैन और गजल, दोनों से मोहब्बत है, प्यार है, बड़ी अच्छी एनर्जी आपकी सुबह की सोच की। सेकंड कार्ड भी निकालते हैं सुबह की अच्छा। सोच का, एबीएन। ये डिजिटल वाले सुन रहे हैं ना, डिजिटल वालों, रील्स पॉपुलर होनी चाहिए। हाँ, रील्स पॉपुलर होनी चाहिए और जनाब उस पर प्रॉपर काम करना है। आपका सुबह का फ्यूचर भी, और आप हसनैन और गजल तैयारी करें, ऊपर से आपके पैसे भी बढ़ने वाले हैं। और अच्छा। आपको अल्लाह Yes, अल्लाह ये- अल्लाह अल्लाह बिल्कुल, आपकी तुम्हारी जुबान दुआ मुबारक करनी करे। चाहिए। क्या बात, जी, हमने आपको बिल्कुल फुल कर जनाब। दिया, हमने आपको बिल्कुल, फुल कर मैंने दिया खुश कि कर दाऊद जी दिया क्या 2026 मुबारकबाद किया आपने। जी मुबारकबाद पहले दाऊद दे जी एक देते बार हैं, फिर से ये माशाल्लाह। बात दोहरा दें आप। अभी आप ये फुल पे कार्ड हैं। देख लें जनाब, आपको दोनों पास बिठाएंगे जनाब, आप दोनों को, और कहेंगे जनाब हम आपको जरा आगे, ये अब आप देख लीजिएगा, ये प्रेडिक्शन इंशाल्लाह सच साबित होगी। और थर्ड कार्ड भी देखते हैं जनाब, किंग है आप, इस्लामाबाद के किंग बने हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के, माशाल्लाह अच्छी एनर्जी है। सुबह की सोच की तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये अभी पीक पकड़ेगा। थैंक यू सो अच्छा, मच, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह अल्लाह करे कि हमारी टीम की पूरी सबकी टीम जो है हमारी, वो इसी तरह से जो है बरकतें हों, जिस तरह से आपने बात की है। हमारे चैनल में जितने भी लोग हैं। Enjoy अच्छा सब। सर, आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर से सही सा बात करें ना, ऐसी बात मैं करूंगा तो फिर खतरा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सर, वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या 3, 4, 5 साल जो हमारा एक प्रोग्राम बिल्कुल जो है ना बढ़ता हुआ हमें नजर आया, अब कोई चांसेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आगे बढ़ने के? देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वर्किंग चल रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एनर्जी हो सकती है और चीजें चेंज होंगी। यहाँ पे दरमियान में डेथ कार्ड है, जब डेथ कार्ड आता है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, तो फिर चीजें बेहतर होंगी, और वो चेंज हो भी जाएगा। कुछ नासूर बैठे होते हैं, आपको पता है कि हर अदारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक बात कर दी थी कि सन, सूरज जो होता है वो नेगेटिविटी को निकालता है। कोई भी शोबा हो, कोई भी इदारे हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आपकी सियासत हो,
हर शोबे से नेगेटिविटी निकलेगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही। अच्छा, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस दिन भी हमारी ये बात रह गई थी, मुल्की इकोनॉमी के हवाले से कितनी ग्रो करेगी? मुल्की इकोनॉमी की बात करें 2026 में, देखें यहाँ पे कोई नए एग्रीमेंट साइन होंगे, बिल्कुल होंगे, काम बढ़ेगा और मुल्की इकोनॉमी में आपके पैसे के मामलात की अच्छी एनर्जी नजर आती है और दूसरे मुल्क से पैसा भी आएगा, तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। करंट सूरत हाल में थोड़ी नए सी IMF प्रॉब्लम प्रोग्राम है, में हमें जाना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, करंट प्रॉब्लम है, लेकिन 2026 में पैसे आ जाएंगे आपके पास। मैं समझता हूँ कि ये पैसा आपको जून और जुलाई में आपको अच्छी खासी जो है मदद मिल जाएगी। अच्छा, हमारे जो सर प्रोड्यूसर है ना, ये इस्लामाबाद में भी कम ही रुकते हैं, इनको इस्लामाबाद भी पसंद नहीं आता, तो ये ऊपर से सवाल ये आया कि हमाद साहब की जानिब से कि क्या आप गवर्नमेंट में भी कोई तब्दीली देखते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि फैब में कुछ बड़ा तब्दील होने वाला है। सो हमाद साहब एक बार फिर पूछना चाह रहे हैं कि क्या कुछ तब्दील होने वाला है फैब में? देखिए जी, गवर्नमेंट में अगर मैं तब्दीली की बात करूं तो गवर्नमेंट में अचानक कुछ इस तरह के मामला, चेहरे बदलेंगे, सिस्टम तो वो रहेगा, चेहरे बदल सकते हैं। जैसे कि आप समझेंगे आप पीपल पार्टी फ्रंट पे आ जाए, नवाज शरीफ पीछे चले जाए या नून लीग पीछे चले जाए, चेहरे बदलेंगे, सिस्टम वही रहेगा। मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक पावरफुल चेंज नहीं उस वक्त तक मिलेगा जब तक के चीजें बैठ के सेटल डाउन नहीं होंगी। और मैं खासकर ये बात आपको बताऊंगा कि 2026 में सियासी जमातें बिल्कुल जिस तरह हमारे जो है कुछ लीडरान जेल में बंद हैं, तो उनके साथ उनकी मुशावरत बढ़ेगी। ये एक अच्छी चेंज होगी 2026 में कि एक आसान रास्ता दिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है 2026 में। अच्छा दाऊद जी, हमने देखा 2025 में बहुत सारी नागहानी आफात आई, उसके बाद हमने सैलाब की सूरत हाल देखी, बहुत सारे लोग मुतासिर हुए, तो क्या 2026 में इस तरह की कोई प्रेडिक्शन है? देखें, मैं यहाँ पे अगर बात करूं 2026 में नागहानी आफात की, तो वहां सिर्फ पानी के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि सैलाब, उसकी तैयारी हो सकती है, करनी चाहिए, या कुछ नॉर्दर्न एरियाज में जलजले के छोटे मोटे झटके होंगे, बड़ी ऐसी आफात नहीं है जो मैं आप समझता हूँ। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि इस दफा गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सूरज जो है वो आग उगलेगा, उसकी तैयारी हमें पहले से करना पड़नी। ठीक हो गया। और ये जो आपने तब्दीली की थी, इसमें मुझे थोड़ा सा बिलावल का जायका दिखा दे, क्या 2026 में वो आपको किसी बड़ी पोजीशन पर नजर आ रहे हैं? बात करें तो बिलावल की इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है जितनी आसिफा की है, तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान पीपल पार्टी आसिफा को थोड़ा सा आगे लेके आए, बिलावल थोड़ा सा डाउन एनर्जी का मालिक है। अच्छा, मतलब कि ये हो सकता है कि उस चेंज में आसिफा भी कहीं आपको एडजस्ट होती हुई नजर आए, कहीं ना कहीं आसिफा इस सिनेरियो का हिस्सा बन सकती है। ये मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, ये कहीं एंड पे जाएंगे मुज़ाकरात, कुछ बात की चीत होगी? देखिए, बिल्कुल होगी। मैंने पहले ही आपको ये अंदिया दे दिया है कि मुज़ाकरात होने पड़ेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, ये मुज़ाकरात करना जरूरी है, इस वक्त वक्त की जरूरत है दोनों जमातों के लिए। और 2026 में बानी आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? बानिया पीटीआई 2000 नहीं, अभी तो ये देखें, अभी तो फंसे हुए हैं। खान साहब आपका कार्ड, मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? मुश्किलात में इजाफा मैं नहीं कहता कि मुश्किलात में इजाफा होगा, ये थोड़ी मुश्किलात नहीं है जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये इससे आगे क्या करनी है आपने? इससे आगे क्या हो सकता है? ठीक है दाऊद जी, आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया। सर थैंक यू सो मच। उजानीगस दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि 2026 का हाल बता रहे थे मुल्की से, पर उन्होंने डिस्कशन की, मुल्की मईशत के ऊपर की, क्रिकेट टीम के हवाले से बात हुई, गज़ल को भी मशवरे दिए उन्होंने, मुझे भी दिए, सुबह की सोच के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स थे, जो कि आप के हवाले से बात की, सैलरीज के हवाले से बात की। अब इसको हम दोहराना नहीं चाहते। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारा ख़त्म। 2025 में आपसे अब मुलाकात नहीं होगी, 2025 का हमारा आखिरी शो है, और मुझे, गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को 2025 तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।